सभी को गुड आफ्टरनून। आई होप मेरी आवाज़ आ रही है। ओके, सो आज कुछ एक नया कॉन्सेप्ट समझते हैं मनी और ऑरा का, और वो कॉन्सेप्ट के बाद हम एक छोटा ब्रेक लेंगे और फिर हम उसकी शक्तिपात करेंगे और उसकी प्रैक्टिस भी करेंगे, राइट। सो आपके हिसाब से मनी का कॉन्सेप्ट क्या है? कोई मुझे बता सकते हैं? काफ़ी लोगों ने शायद मेरी यूट्यूब की वीडियोस भी देखी है। कितने लोगों ने वीडियोस देखी है? एक दो काफ़ी लोगों ने देखी है। तो आपके हिसाब से कॉन्सेप्ट क्या है मनी का? Money is an energy form. ओके, It should keep flowing. कीप फ्लोइंग, Like any other energy should also. राइट। So basically we need to increase our energy. Right, To right. manifest our Right. whether it's money related, goals or whatever. यस यस यस, आप बताइए। Money is energy. एनर्जी, राइट राइट। We have to practice avoid some loss. Some loss राइट राइट, ओके। सो देखो कितना सिंपल है कि अभी जब मैं लास्ट वीक दुबई था तो मैंने एक वहाँ पे मनी के ऊपर ही टॉक दिया था, उसको मैंने अपलोड किया यूट्यूब पे। करेंसी के बारे में बताया कि दिरहम के रेट्स क्या होते हैं, यूएस डॉलर के रेट्स क्या होते हैं, यूरो के रेट्स क्या होते हैं, और इतना डिफरेंस क्यों है इंडियन करेंसी, नेपाल की करेंसी में, यूके यूएस की करेंसी में। बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द कलेक्टिव पैटर्न। हम जितने भी मास ऑफ द पीपल हैं, जैसे अगर आप बॉम्बे का देखो तो साउथ बॉम्बे बहुत रिच है, आपको पता होगा, है कि नहीं? अगर आप ईस्टर्न बॉम्बे देखो जहाँ पे कल्याण, करजत, कसारा है, वहाँ पे इतने पैसे वाले लोग नहीं हैं, जबकि सिर्फ 52 किलोमीटर ही है बॉम्बे की डिस्टेंस में। आपके यहाँ पूना में भी आप देखोगे कि कोई एरिया बहुत रिच है और कहीं पे बहुत स्लम है, आपने देखा होगा। अभी जहाँ पे पहले हमारा कोरेगांव पार्क पे सेंटर था, जहाँ ओशो का आश्रम था, कम्यून, वहाँ बहुत रिच पब्लिक, मतलब बहुत वेस्टर्नाइज्ड कल्चर है, वेस्टर्नाइज्ड लोग आते हैं। सो अब इस दुनिया में बहुत सारे मनी सर्कल्स हैं, आपको डिसाइड करना है कौन से मनी सर्कल में जाना है, राइट। मतलब एक लेमैन की लैंग्वेज में 3 सर्कल होते हैं, एक गरीब होता है, एक मध्यम वर्गीय होता है और एक पैसे वाला होता है, एक लेमैन की लैंग्वेज में, है ना। तो हम कोशिश क्या करते हैं कि हम नॉर्मली तो मध्यम वर्ग में आते हैं, मिडिल क्लास फैमिली हम जो यहाँ वो बोलते हैं, और पूरी लाइफ हम रिच बनने की कोशिश करते हैं, अमीर बनने की कोशिश करते हैं, राइट। तो जितने भी अमीर लोग रहते हैं उन्हें हम देखते हैं, यार मुझे भी ऐसा बनना है, मुझे भी ऐसा बनना है, मुझे भी ऐसा बंगला चाहिए, मुझे भी ऐसी गाड़ी चाहिए। नॉर्मली हमारा तो यही सपना होता है ना, ऐसा है। आज के कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं कि पैसे को 3 तरीके से कमाया जा सकता है, और आज आप डिसाइड करना कि वो कौन सा तरीका आपको अपनाना है, ये आप डिसाइड करना, ओके। साइंस और स्पिरिचुअलिटी के रिसर्च के हिसाब से हमारे पास शरीर के अंदर 72,000 नाड़ियां हैं, 72,000 नाड़ियां, राइट। और उसमें से 3 नाड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी। ये 3 नाड़ियां हैं जिससे हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमें पैसे कैसे कमाना है। ये 3 नाड़ियां हैं। जो कॉमर्स और साइंस की लाइन में जाते हैं वो लोग सूर्य नाड़ी से कमाते हैं, जो आर्ट्स की लाइन में जाते हैं वो लोग चंद्र नाड़ी से कमाते हैं, और जो लोग स्पिरिचुअल लाइन में जाते हैं वो सुषुम्ना नाड़ी से कमाते हैं। वो मैं आज आपको डिटेल में समझा देता हूँ। हमारी जो लेफ्ट नॉस्ट्रल है ये राइट ब्रेन से कनेक्टेड है, और इसको हम सूर्य नाड़ी कहते हैं, लेफ्ट। और हमारी जो राइट नॉस्ट्रल है वो सन है, दिस इज द सन एंड दिस इज द मून, ऐसा है। मून की क्वालिटी क्या है? क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक, है ना, जो महिलाओं की फेमिनिन एनर्जी की क्वालिटी होती है। सूर्य की क्वालिटी क्या है? लॉजिकल, एनालिसिस, इसलिए साइंस और मैथ्स उसमें आते हैं। जो इंजीनियर होते हैं, डॉक्टर होते हैं, वो सारे सूर्य नाड़ी से बिलोंग करते हैं, इज राइट। कॉमर्स के लाइन में जो सीए वाले होते हैं ये भी सूर्य नाड़ी को बिलोंग करते हैं। आर्ट्स के लाइन जो लिटरेचर, फिलोसॉफी के लोग होते हैं वो चंद्र नाड़ी को बिलोंग करते हैं, राइट। जो ड्राइंग, पेंटिंग, क्रिएटिविटी, क्राफ्ट वर्क, डिजाइनिंग,
ये सारी चीज़ें चंद्र नाड़ी के होते हैं। अब मुझे बताइए कि मेल्स कौन सी कैटेगरी में आते ज़्यादा? सूर्य नाड़ी में, है ना। इसलिए आप देखना मेल्स ज़्यादा करके मैथमेटिक्स या कॉमर्स की लाइनें ज़्यादा चुनते हैं करके, राइट। फीमेल्स ज़्यादा करके जिसमें क्रिएटिविटी ज़्यादा होती है उसमें उनकी रुचि होती है और उसमें उनकी कमाई होती है। लेकिन इस कलयुग में आपने देखा काफ़ी मेल्स अपनी फेमिनिन एनर्जी के साथ एक्टिवेटेड रहते हैं, इसलिए वो ज़्यादा क्रिएटिव रहते हैं कंपेयर टू फीमेल्स। और काफ़ी फीमेल्स ऐसी है जो जॉब करती है, बिजनेस करती है और वो सूर्य नाड़ी मस्कुलाइन एनर्जी के साथ जीती है और वो पैसे कमाती है, बड़े बड़े बिजनेस। फॉर एग्जांपल आप अगर एकता कपूर को देखोगे, एज राइट, शी इज अ फीमेल, लेकिन उसके अंदर मस्कुलाइन एनर्जी जाता है। इसके वो कितनी सीरियल्स बनाती है, कितने मतलब वो पब्लिक के जो इमोशंस को एनालाइज करती है और उस हिसाब से उसकी सारी सीरियल्स को डिज़ाइन की जाएगी, कपड़े, ऑर्नामेंट्स, सब कुछ का स्ट्रक्चर जो है, फिर घर का जो एक स्ट्रक्चर होता है, सब चीज़ होती है। तो हमारी चॉइस होती है कि हमें सूर्य नाड़ी से कमाना है या चंद्र नाड़ी से कमाना है। हम जब ऑरा स्कैनिंग करते हैं किसी की, तो किसी के अंदर अगर पिंक एनर्जी ज़्यादा है तो हम उससे कहते हैं कि भाई आपकी चंद्र नाड़ी एक्टिव है, तो आप ज़्यादा क्रिएटिव काम करो। और अगर आपका ब्लू ऑरा ज़्यादा आया है तो हम ये आपको कहते हैं कि आपकी सूर्य नाड़ी एक्टिव है, तो आप लॉजिकल काम ज़्यादा करो, मैथमेटिक्स का काम ज़्यादा करो, या आप मतलब एडवोकेट का काम करो, या आप सीए बन सकते हो, डॉक्टर बन सकते हो, इंजीनियर बन सकते हो, अगर आपकी ब्लू एनर्जी ज़्यादा है तो। लेकिन हमने देखा है कि स्पिरिचुअलिटी में लोगों की वाइट, पर्पल, ग्रीन, गोल्डन येलो, ये 4 कलर की ऑरा फील्ड आती है और ये लोग सूक्ष्म नाड़ी वाले होते हैं जो सेंटर पे होते हैं। तो ये लोग जब अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं तो इनका कभी कभी जॉब छूट जाता है, कभी बिजनेस छूट जाता है, क्योंकि उनके सूर्य चंद्र से वो सूक्ष्म नाड़ी पे आ जाते हैं। अब समझ में आ गया? मेरे एक स्टूडेंट थे आज से कुछ 10 साल पहले, मतलब स्टूडेंट नहीं थे मेरे, लेकिन उन्होंने मुझे ऐसा ही एक दिन फ़ोन किया, जूम पे रहते थे, और मुझे एक दिन फ़ोन किया कि मुझे आपसे 2 मिनट बात करनी है। तो मैंने बोला आपको कहाँ से पता चला? बोले मैंने आपकी वीडियो देखी और मुझे आपसे बात करनी है। मैंने कहा अभी मैं सिंगापुर में हूँ, मेरा टॉक चालू है, तो मैं कुछ दिन बाद बॉम्बे आऊँगा, बात करेंगे। तो बोले ठीक है। जब मैं वापस आया, उन्होंने वापस मुझे ये बोला कि मुझे आपसे बात करनी है, मेरा 2 करोड़ का नुकसान हो गया। सेम पहले भी मुझे बोला था, वापस हो। मैंने कहा ऐसे कैसे 200 करोड़ का नुकसान हो गया? बोले मेरी इतनी इंडस्ट्रीज थी, फैक्ट्री थी, ऐसा था, आग लग गई और सब कुछ खत्म हो गया ऐसा। तो मैंने बोला ऐसे कैसे अचानक हुआ? बोले मैं एक साधु के पास गया, उसके साथ मैंने बहुत साधना की और साधना करने के बाद जब आया तो मेरा ये हालत हो गया करके, ऐसा है। तो उन्होंने बोला मुझे समझ में नहीं आया ये ऐसे क्यों हुआ। फिर मैंने उनकी ऑरा स्कैनिंग की। तो जब मैंने उनकी ऑरा स्कैनिंग की तब मैंने उनको बताया कि आपकी सूक्ष्म नाड़ी एक्टिव हो गई है, बिकॉज आपने साधु के साथ बहुत साधना की और आपकी जो पहले की जो टैलेंट थी, पहले की जो आपकी नाड़ी थी वो आपकी बंद हो गई है करके, ऐसा है। तो उन्होंने मुझे बोला अब मैं क्या करूं? मैंने कहा अभी आपके पास चॉइस है, या तो आप अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस बंद कर लो और आप अपनी वापस उसी नाड़ी को एक्टिव करो, सूर्य नाड़ी, जिसके बिकॉज इंडस्ट्रियलिस्ट थे और वो सारे फायर एलिमेंट से काम करते थे। तो उन्होंने बोला नहीं, अभी मैं बहुत बड़ा साईं का भक्त बन गया हूँ, साईं बाबा का डिवोटी बन गया हूँ, अब मुझे ये वापस चीज़ों में नहीं आना है। तो मैंने उनको फिर करुणा हीलिंग सीखने को कहा, तो उन्होंने सीखा, वो और उनकी वाइफ ने, और उन्होंने बहुत शिद्दत से प्रैक्टिस की, बहुत शिद्दत से प्रैक्टिस की, और उनको अपना घर पर सब बेचना पड़ा, फैक्ट्री बेचनी पड़ी, और वो देहरादून चले गए। कुछ टाइम के बाद जब मुझे देहरादून में मिले, उन्होंने मुझे एक बहुत चमत्कार वाली चीज़ें बताई। उन्होंने कहा कि मेरी HDFC बैंक में अकाउंट है और मैं अभी कुछ भी नहीं कमाता, कुछ पैसे नहीं कमाता, कोई बिजनेस नहीं है, कोई जॉब, कुछ भी नहीं है, लेकिन हर रोज मेरे अकाउंट में करीबन 2000 से 5000 रुपये आ जाते हैं, और उन्होंने मुझे स्टेटमेंट भी बताया, ऐसा है। मैंने कहा ये तो बहुत बड़ी बात है। तो मैंने कहा सिर्फ इतने ही पैसे आते हैं? तो बोले हाँ, इतने ही पैसे आते हैं, रोज मैं सोचता हूँ कल मुझे ये करना है, ये करना है, और रात को सोता हूँ और सुबह में देखता हूँ तो मेरे अकाउंट में इतने पैसे आते हैं। एक बार साईं बाबा ने उनको सपने में आके कहा कि तुम्हें वैष्णो देवी जाना है करके दर्शन के लिए। तो उन्होंने ऐसे ही सपने में साईं बाबा से बात किया कि तुम 5000 रुपये डालते हो, उससे थोड़ी कोई वैष्णो देवी जा सकता है। और दूसरे दिन उनके अकाउंट में 37,000 रुपीज आए।
जब उन्होंने टिकट निकाली, फ्लाइट्स की टिकट निकाली, तो कुछ उनकी 20,000 की टिकट हुई, वो गए और आए, एग्जैक्टली उन्होंने कहा 37,000 ही हमारा खर्चा एक्सपेंसेस हुआ ऐसा वैष्णो देवी। तब से लेकर आज 10-11 साल हुए, उनकी लाइफ ऐसी ही चल रही है, हस्बैंड वाइफ की, ऐसा है। वो पूरी तरह से साईं बाबा पे डिवोटेड हैं और वो सूक्ष्म नाड़ी से चलते हैं। ये एग्जाम्पल मैंने आपको क्यों दिया कि काफ़ी लोग मुझे ये पूछते हैं कि सर ये आने के बाद हमारा कुछ नुकसान तो नहीं होता है? मैंने कहा नुकसान नहीं होता है, अभी आप रिच से अबंडेंस में आ जाते हो। अबंडेंस का मतलब है कि आपके बैंक में कोई बड़ा अमाउंट नहीं होगा, लेकिन जब जितना चाहे आपको इतना पैसा मिल जाएगा। और मेरे साथ भी पिछले 22 साल से ऐसा ही हो रहा है। 1998-99 में जब मैंने ये सारी चीज़ें सीखी, तब से लेके कि जब भी मुझे कुछ चीज़ चाहिए होती है, मैं सोचता हूँ, मैं हीलिंग करता हूँ और मुझे वो चीज़ मिल जाती है। जब मैंने 2008 में टोनी रॉबिन्स से NLP सीखी, उसके बाद 2009 में मैंने इंडिया में आके 2-3 लोगों से माइंड पावर सीखा, तो उन्होंने मुझे ब्रेन रीफ्रेमिंग या माइंड रीप्रोग्रामिंग, मैनिफेस्टेशन, ये बहुत सारी टेक्निक सिखाई। 21 से 25 टेक्निक मुझे सिखाई और वो टेक्निक मैंने अप्लाई भी की अपनी लाइफ में, जो भी टेक्निक NLP की थी या माइंड पावर की थी, और मुझे 100% उसमें भी रिजल्ट मिला, नो डाउट। लेकिन उसमें मैंने एक चीज देखा कि वो एक मैनिपुलेशन था, माइंड को मैनिपुलेशन था, ब्रेन को मैनिपुलेशन था। अट्रैक्शन करो, गोल चार्ट्स बनाओ, विश लिस्ट बनाओ, विजन बोर्ड्स बनाओ, और फिर आप हुक एंड कुक, किसी भी तरह से अच्छे या बुरे लोग, उनको आप अट्रैक्ट करते हो बिकॉज आपको आपका टारगेट पूरा करना है। इज इट क्लियर? तो उसमें मैंने कुछ ऐसे लोगों को अट्रैक्ट किया जो मेरी टीम में जुड़ गए, और टीम में जुड़ने के बाद मेरे साथ काम कर रहे थे, बहुत अच्छा काम कर रहे थे, और एक दिन अचानक पता चला कि उन्होंने 15-17 लाख का मेरे साथ फ्रॉड किया। तो उस दिन मुझे समझ में आया कि ये सारा प्रॉब्लम मेरा खुद का क्रिएटेड था, बिकॉज मैं अबंडेंस से रिचनेस में आ गया। मैं सूक्ष्म नाड़ी से सूर्य नाड़ी पे आ गया। मैंने सारे मेरे टीम मेंबर, MBA टीम मेंबर्स को रखा था। वो जितने भी मेरे टीम मेंबर्स थे सारे MBA लोग थे, इंजीनियर लोग थे। तो वो लोग बैक ऑफ द माइंड में खुद का बिजनेस सोच रहे थे, सिर्फ काम मेरे साथ कर रहे थे, लेकिन उनके पीछे यही था कि हम कब सर को ओवरटेक करें, कब सर को ओवरटेक करें। उन्होंने मेरे सारे लैपटॉप, प्रोजेक्टर, मेरे ऑरा के डोंगल्स, मेरा कैश, सब कुछ मेरे से ले लिया और मुझे टाटा बाय बाय कर दिया ओवरनाइट, रातों रात। तब से मैंने सोच लिया कि अभी मैं सूर्य या चंद्र नाड़ी से कभी काम नहीं करूंगा, अभी मैं करूंगा तो सिर्फ सूक्ष्म नाड़ी से काम करूंगा। एंड हॉनेस्टली स्पीकिंग, उस दिन से आज तक, आज इतने 8 साल हुए मेरे साथ, कोई भी ऐसा मेरे लाइफ में नहीं आया जिसने मुझे चीट किया। तो ये मैं आपको ओपनली क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज काफी बार क्या होता है, जब हम सक्सेसफुल होते हैं ना, हम रोल मॉडल बन जाते हैं। तो काफी लोग, अभी मेरे 2.5 लाख स्टूडेंट हैं, वो सोचते हैं जो सर करें ना हम लोग भी वही करेंगे। अब मैंने गलती की, उन्होंने भी वही गलती की। उन्होंने मुझे छोड़ के उन्होंने भी अपनी ऐसी ही एक टीम बनाई और उन्होंने अपना सब कुछ स्टार्ट कर दिया। कुछ टाइम के बाद उनको भी लोगों ने चीट किया और वो भाग गए, क्योंकि मैं उनके लिए रोल मॉडल बना था। इज इट राइट? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कभी किसी को प्लीज रोल मॉडल मत बनाइए, किसी को मत बनाइए, चाहे वो श्री श्री रविशंकर है, ब्रह्म कुमारी के शिव बाबा है, या अवधेश बाबा है, या शिव योगी है, या सुधांशु मान, किसी को रोल मॉडल मत बनाइए। क्यों? क्योंकि हर एक की अपनी एक अलग नाड़ी चलते रहती है। आप अगर किसी को रोल मॉडल बनाओगे, आपको मैनिपुलेशन करना पड़ेगा। जब मैंने NLP और माइंड पावर सीखा था, तो मुझे कहा था आप अपने विजन बोर्ड में अमिताभ बच्चन को रखो, या आप अंबानी को रखो, उनके फोटो रखो, तो आपके अंदर वो बिजनेस क्वालिटीज आ जाएगी और आप उस हिसाब से बिजनेस करोगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? और मैंने सही में ऐसा रखा। तो फिर क्या होता है, उनके साथ जो भी फ्रॉड हुआ रहता है, या उनके जो कार्मिक इम्प्रिंट्स रहते हैं, वो सारे कार्मिक ऑरा को आप एब्सॉर्ब करते हो। वो सारी जो गलत टेक्निक्स वो जो अपनाते हैं ना, वो फ्रॉड वाली चीजें आप एब्सॉर्ब कर लेते हो ऑरा के अंदर, और धीरे धीरे आप भी ऐसे कुछ गलत करते हो, या आपको भी ऐसे गलत करने वाले लोगों को अट्रैक्शन होता है। यू गॉट माय पॉइंट? ये जितने भी रिसेशंस आते हैं ना, मैंने सिंगापुर में, लंदन में, दुबई में, सब जगह देखा, ये जो रिसेशंस आते हैं वो क्यों आते हैं? क्योंकि उनके अनएथिकल बिजनेस होते हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। मैंने हाल ही में दो लैपटॉप खरीदे HP के। 2-3 शॉप वाले को पूछा कि भाई कौन सा अच्छा लैपटॉप है, उन्होंने कहा HP का ये मॉडल बहुत अच्छा है, और मैंने उसको खरीद लिया। और खरीदने के बाद मैंने कुछ 2-3 महीने यूज़ किए, तो उसका
कुछ फिजिकल डैमेज शुरू हो गया। मैंने उनको जाके बोला तो बोले कि भाई हम कुछ नहीं कर सकते। फिर मैंने दूसरे इंजीनियर को पूछा, उसने कहा सर डेल का बहुत अच्छा है, आप प्लीज़ वो परचेस कीजिए इतना 1000। मैंने कहा ठीक है, मुझे वो ला के दो। उन्होंने मुझे डेल का लैपटॉप ला के दिया और 15 दिन के अंदर उसका जो जॉइंट होता है वो टूट क्रैक हो गया करके। तो मैंने उसको भी पूछा ये क्या हो गया, तो उसने बोला कुछ नहीं, मैं 1 दिन के अंदर आपको रिपेयर करके देता हूँ। मैंने कहा चलो अच्छा है। आज 2.5-3 महीने हो गए, अभी तक उसने मुझे रिपेयर करके नहीं दिया। मतलब ये सब क्या होता है, बिजनेस स्ट्रैटेजीज है। आपको बिजनेस करना है, आपको क्लाइंट से पैसा चाहिए, आप बुक एंड बुक कोई भी चीज उनको देते हो और वो एक साइकिल बन जाती है। फिर उनको भी ऐसा ही कोई मिलता है, मतलब मुझे ऐसा इंजीनियर मिल गया, उनको कोई ऐसा डॉक्टर मिलेगा, उनको कोई ऐसा एस्ट्रोलॉजर मिलेगा, उनको कोई ऐसा वास्तु कंसल्टेंट मिलेगा, उनको कोई ऐसा हीलर भी मिल सकता है, उनको कोई ऐसा स्पिरिचुअल गुरु भी मिल सकता है जो उनके साथ वही फ्रॉड या चीट करे। यू गॉट माय पॉइंट? तो ये सर्कल जो है ना, साइकिल जो है ना, ये आपको डिसाइड करना है कि कौन से मनी साइकिल में आपको जाना है। आपको सूक्ष्म नाड़ी वाले साइकिल में जाना है, आपको प्योरिटी से जीना है, हॉनेस्टली जीना है, ट्रुथ से जीना है, या आपको फ्रॉड से जीना है। आपको सिर्फ अगर अपने सपने पूरे करने हैं तो आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन आप सोचते हो मुझे अपने सपने पूरे करने हैं लेकिन मुझे स्पिरिचुअल एथिक्स के साथ, लॉ के साथ। तो मेरे काफी ऐसे यूट्यूब पे वीडियोस है, करीबन 15 वीडियोस है जिसमें मैंने लॉस ऑफ मनी, लॉस ऑफ अबंडेंस ऐसे मैंने अपलोड करके रखे हैं। तो जब भी आपको टाइम है तो प्लीज उसके गो थ्रू कीजिए, तो आपको समझ में आएगा करके। मैं बॉम्बे में जिस सोसाइटी में रहता हूँ, मुलुंड में, उस सोसाइटी में 800 घर है, 5000 लोग रहते हैं। ध्यान से बात सुनना। और जिस बंदे ने ये सोसाइटी बनाई है उसने बहुत गलत तरीके से बनाई, पूरा फ्रॉड करके बनाया, बैंक करप्सी में चला गया और उसके मदर को कैंसर हो गया, उसको कैंसर हो गया। फिर जब मैं वो सोसाइटी में जब रहने लगा, मैं वहाँ की एनर्जी सेंस करने लगा, जब मैंने वास्तु का उसका डायरेक्शन देखा, सब कुछ गलत था, ऐसा है करके। उसने पूरा जो वाटर का सप्लाई था वो उसने साउथ वेस्ट जगह पे रखा, उसने जो कट वाला साइड था वो साउथ ईस्ट साइड का रखा, मतलब फायर एलिमेंट ही उस पूरी सोसाइटी का कट है। तो उसकी वजह से क्या होता है, उस सोसाइटी में कोई आदमी सुखी से नहीं रह रहा है, सब लोग दुखी रहते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो गलत इंटेंशन से वो चीजें बनाई है, पूरा जंगल था, फॉरेस्ट था, तो उस ग्रीनरी को काट के उन्होंने इतनी बड़ी 800 घर की सोसाइटी बनाई। आप सोचो कितनी बड़ी सोसाइटी होगी, इज इट राइट? तो कहने का मतलब ये है कि देखो, छोटा गलत डिसीजन लो या बड़ा गलत डिसीजन लो, पनिशमेंट है आपको। यू हैव टू पे द प्राइस फॉर एवरी स्मॉल और बिग मिस्टेक, इज इट राइट? समझ में आ रहा है कि नहीं? अब जिस फ्लैट में मैं रह रहा हूँ वो फ्लैट का ओनर लंदन में रहता है। वो अभी मुझे रिसेंटली मिले थे 5 साल के बाद, मुझे बोले पता नहीं हमने जब से ये घर लिया है हम खुद ही रह नहीं पाए और हमें आउट ऑफ स्टेशन जाना पड़ा करके। और मैक्सिमम लोगों का वहाँ सोसाइटी में ऐसा ही खेल है, ऐसा है। तो वहाँ पे मुझे हीलिंग करनी पड़ती है, सिंबल्स डालने पड़ते हैं, मुझे कुछ क्रिस्टल्स चार्ज करके रखने पड़ते हैं, तब जाके 5 साल हुए मैं वहाँ पे टिक पाया और मैं फ्लरिश कर रहा हूँ, मैं प्रोग्रेस कर रहा हूँ। इज इट राइट? लेकिन बाकी जितने भी लोग हैं मैंने देखा वहाँ पे लोग स्ट्रगल बहुत कर रहे हैं, सफर बहुत कर रहे हैं। और मेरा यही रिसर्च होता है कि लोग ऐसे सफर क्यों करते हैं। सेम ऐसे दुबई में हुआ। मैं दुबई में पिछले 12 साल से जा रहा हूँ, अभी मेरी 70th विजिट थी, और मैं उस वहाँ पे पैसों का ही रिसर्च करता हूँ, मनी का रिसर्च करता हूँ। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि दुबई में ऐसी खासियत क्या है, कोई बता सकता है? दुबई में मतलब क्यों इतना गोल्ड बिकता है? आपको पता है शायद लोग गोल्ड ज्यादा खरीदते हैं, या आपने देखा होगा वहाँ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग ज्यादा होती है, या मॉल ज्यादा बड़े बनते हैं। किसने सोचा ऐसा क्यों होता है? यस, टैक्स असम्पशन, ओके। और एक वहाँ एक एनर्जी पुल तैयार हुआ है। हाँ, वहाँ लोग जो भी पैसे कमाते हैं वो अट्रैक्ट हो जाते हैं। ओके, वेरी गुड। मैं एक साइंस समझाता हूँ आपको। मनी कमाने के लिए ना हमें लिक्विड चाहिए, हम बोलते हैं ना लिक्विड कैश, इज इट राइट? अब इसका देखो बहुत जबरदस्त साइंस है। हमारे इधर वेस्टर्न बॉम्बे में सबब में समुद्र किनारा है, आपको पता होगा, कोलाबा से लेके, है ना, बोरीवली, बड़ाई लैंड, सारे पैसे वाले वहाँ पे वेस्टर्न साइड में। सेंट्रल साइड में पानी नहीं है, पानी की मारामारी है। डोंबिवली, कल्याण में जाओ 1 घंटा पानी आता है सिर्फ,
कोलाबा साइड जाओ 24 घंटे पानी आता है। पैसा कमाना है तो आपका लिक्विड पॉजिटिव होना चाहिए, आपके बॉडी का लिक्विड पॉजिटिव होना चाहिए, आपके एरिया का लिक्विड पॉजिटिव होना चाहिए। दुबई में आपको पता है ऑयल का बिजनेस ज्यादा है, पेट्रोल का बिजनेस ज्यादा है वहां पे, दुबई का भाई समझ में नहीं, और इसी की वजह से उसने इतना पैसा कमा लिया। तो आपके बॉडी में 78% लिक्विड है, और उस 78% लिक्विड में अगर नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव इमोशंस, फियर है, ईगो है, जेलसी है, इनसिक्योरिटी है, तो आप पैसा नहीं कमा सकते। इज इट क्लियर? आप न्यू जर्सी से न्यूयॉर्क तक जाना, वहां पे पानी बहुत है, समुद्र किनारा है, वो लोग भी बहुत कॉस्मोपॉलिटन है, वो लोग पैसे बहुत कमाते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो पहले तो पानी आपका ठीक चाहिए, वाटर ठीक चाहिए। हम क्या करते हैं ना, इंडियन कल्चर में, हिंदू कल्चर में कह रहा हूं, कि हम जो भी पूजा पाठ करते हैं ना, तो पानी हाथ में लेके करते हैं और वो पानी छिटकते हैं। आपने देखा होगा लोग इलाहाबाद, बनारस, कलकत्ता, ऋषिकेश, हरिद्वार, ये 5 सिटी पे जाते हैं पानी की वजह से, गंगा की वजह से। इज इट राइट? तो वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसके बॉडी में वाटर नहीं है, अभी आप देखो जो आदमी है ना, जिसके बॉडी में वाटर कम होता है ना, तो हम डॉक्टर क्या करते हैं, सलाइन चढ़ाते हैं। आपने देखा होगा, है ना, नॉर्मल सलाइन या डीएस सलाइन ये चढ़ाते हैं। जैसा बॉडी में पानी बढ़ जाता है ना, या ब्लड चढ़ाते हैं, किसका हीमोग्लोबिन कम रहेगा, तो उसकी हेल्थ वापस अच्छी हो जाती है, उसकी स्टेमिना, स्ट्रेंथ वापस अच्छी हो जाती है। तो आप सोचो कि आपका जो रूट चक्र है, मूलाधार चक्र है, जो अर्थ है, उसमें अगर पानी नहीं जाएगा तो पेड़ कहां से उगेगा, पैसा कहां से उगेगा? इज इट राइट और रॉन्ग? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जो फीमेल एनर्जी है ना, वो पानी है, जो मेल एनर्जी है ना, वो सॉलिड एनर्जी है। तो घर की जितने भी फीमेल्स होते हैं, मदर है, वाइफ है, डॉटर है, मदर इन लॉ है, सिस्टर इन लॉ है, आपकी कामवाली बाई भी है, उन सारी महिलाओं को अगर आप रिस्पेक्ट करोगे, आपके पास पैसा बहुत आएगा। लेकिन घर की महिलाओं को सपोज आपने रिस्पेक्ट नहीं दिया, आपको उन्होंने आपको अच्छी उनको पोजीशन नहीं दी, प्यार नहीं दिया, तो आपके घर का लिक्विड खत्म हो जाएगा और आपके घर में पैसा आना बंद हो जाएगा। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है कि मतलब फीमेल्स का इतना इंपॉर्टेंस है। अपने बहुत सालों पहले के जमाने की बात कर रहा हूं, जहां राजा महाराजा थे। आपको पता है उनकी कितनी रानियां होती थी, राइट? और क्योंकि उनको राज दरबार चलाना है, उनको मास ऑफ द पॉपुलेशन चलाना है, तो उसमें भी वो लोग है ना फीमेल्स ज्यादा रखते थे, ताकि उनकी फेमिनिन एनर्जी एक्टिव रहे और उसके वजह से वो फ्लरिशिंग रहे, वो अपना राज दरबार चला पाए। तो घर की महिला बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो कोई भी महिला हो। रिलेशनशिप इज नॉट इम्पॉर्टेंट। आपकी छोटी बेटी भी होगी, उसको भी बहुत रिस्पेक्ट, प्यार देना पड़ेगा, क्योंकि वो मनी अट्रैक्ट करते हैं। और हम इंडिया में बोलते भी है लक्ष्मी आई, लड़की आती है, बहू आती है, हम कहते हैं लक्ष्मी आई। इज इट राइट? अब दुबई का इशू क्या है, दुबई में लिक्विड बहुत है, पेट्रोल बहुत है, पैसा बहुत कमाते हैं, लेकिन फीमेल्स को रिस्पेक्ट नहीं है वहां पे, मैंने देखा है। इसलिए दुबई के लोकल लोगों को कोई फायदा नहीं होता है। आप अगर वहां स्टडी करना, जो मैंने स्टडी की है, 75% पॉपुलेशन जो दुबई की है, जो पैसे वाली है, वो बाहर की पब्लिक है, फॉरेनर की पब्लिक है, जिनको वो लोग प्रोजेक्ट देते हैं, आर्किटेक्ट, इंजीनियर है, या ये सारी जो बड़े बड़े मॉल्स बनाते, ये बनाते, बाहर के लोग आके पैसे कमा के जाते हैं। वहां के लोगों के पास कुछ भी नहीं है, उनकी नीयत भी ठीक नहीं है और उनकी एनर्जी भी ठीक नहीं है, वो महिला को रिस्पेक्ट भी नहीं करते। समझ में आ रहा है कि नहीं? राइट? सो ये बहुत बड़ा है। सो ये अभी हम सूक्ष्म नाड़ी की यहाँ पे बात करेंगे। मुझे लगता है चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी का आपको क्लियर हो गया, राइट? अब लास्टली हम सूक्ष्म नाड़ी की बात करेंगे। सूक्ष्म नाड़ी का मतलब ये होता है कि आप हमेशा सेंटर पे रहें। सेंटर का मतलब है आप ना राइट पे भटके, ना लेफ्ट पे भटके, ना सूर्य पे भटके, ना चंद्र पे भटके। आप सिर्फ अवेयरनेस के साथ रहे, ऑब्जर्वेशन के साथ रहे, विटनेस के साथ जिंदगी जिए और आपके पास पैसा आ जाएगा। मैं जब भी फ्री रहता हूँ ना, तो मैं सांसें कैसे लेता हूँ मैं आपको बताता हूँ, मैं ब्रेथ कैसे लेता हूँ जो आपको सबको लेनी पड़ेगी। मैं सिर्फ ये सोचता हूँ कि अर्थ से एक ऑक्सीजन जा रहा है पेड़ पौधों से और मेरे नाक में से जा रहा है और मेरे ब्रेन में ये सारा ऑक्सीजन पहुंच रहा है, और यहाँ जो भी मेरा कार्बन है वो मेरा एक्सहेलेशन के थ्रू, सूक्ष्म नाड़ी के थ्रू, सेंटर ऑफ द नाड़ी के थ्रू ये वापस अर्थ में कार्बन डिपॉजिट हो रहा है।
तो मैं हमेशा मदर अर्थ से स्काई एलिमेंट को कनेक्ट करते हुए सांसें लेता हूँ जब भी मैं फ्री रहता हूँ। सो आई जस्ट फोकस ऑन सेंटर, और कुछ भी नहीं है। शुरू में मेरे से नहीं हो रहा था, तो शुरू में मैं क्या कर रहा था कि मैं सेंटर, ये जो आज्ञा चक्र है ना, इसके सामने मैं साईं बाबा या लक्ष्मी माता या दुर्गा माँ, काली माँ या गणपति, इनको मैं मेरे सामने लाता था ये सेंटर पे, और फिर मैं सांसें लेता था, और फिर मैं ये महसूस करता था कि उनकी भी सूक्ष्म नाड़ी चल रही है और मेरी भी उनके साथ हार्मोनी सिंक हो रही है करके, ऐसे करके। अब मुझे उनको विजुअलाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती, बहुत साल मैंने प्रैक्टिस की। अब मैं जब भी सांस लेता हूँ, इस तरह से लेता हूँ। अभी रिसेंटली मेरी कुछ इवेंट्स ज़्यादा हुए, पहले कलकत्ता में, फिर शिरडी में, फिर चेन्नई में, तो मेरी सूर्य नाड़ी बहुत एक्टिव हो गई ये 2 महीने के अंदर, और मैं सूक्ष्म नाड़ी से हट गया। तो उसके वजह से क्या हुआ, मेरे बॉडी में हीट बहुत बढ़ गई, मुझे बहुत माउथ अल्सर होने लगे और बहुत स्टमक का प्रॉब्लम होने लगा। तो अभी जब मैं दुबई गया तो वहाँ मुझे बहुत बड़े साइंटिस्ट मिले, डॉक्टर थे। उन्होंने मुझे कहा कि मुझे आपकी टेस्ट करनी है, जैसे हम लोग ES-Tech, BFR करते हैं ना, ऑरा टेस्ट करते। उन्होंने मेरी GDP की टेस्टिंग की, उन्होंने मुझे मशीन पे सब लगाए, और जब टेस्ट किया, उन्होंने जब मुझे स्क्रीन पे मेरी चक्रस बताए, उन्होंने कहा सर आपके चक्रस का एक बहुत पिक्यूलरिटी है कि आपका ऑरा मैक्सिमम ब्लू एंड पर्पल है, जो बहुत कम लोगों में हमने देखा। उन्होंने मेरा एक अंगूठा, फिंगर सबका ये लिया। उसके बाद जब मुझे चक्रस बताया तो उन्होंने कहा कि सर 2 डिफेक्ट है आपके चक्रस में। मैंने कहा बताओ, जो भी डिफेक्ट है मैं अपना करेक्शन करने को तैयार हूँ। उन्होंने मुझे कहा कि एक तो आपका सोलर चक्र बहुत एक्टिव हो गया है, आपका सूर्य नाड़ी ज़्यादा एक्टिव हो गया। मैंने कहा वो मुझे समझ में आ गया, बिकॉज इतने माउथ अल्सर वगैरह हो गए। दूसरा उन्होंने मुझे बताया कि आपके पोर्टल्स बहुत ज़्यादा ओपन है, आपके चक्रस कुछ, क्योंकि GDP में लीकेजेस पता चलते हैं, आपकी एनर्जी का लीक होती है। तो उन्होंने मुझे बताया कि आपके 17 स्पॉट्स है, 17 स्पॉट्स है ऑरा में, जहाँ से आपकी ऑरा लीक हो रही है, ड्रेन हो रही है, और ये आप जानबूझकर करने दे रहे हो। मतलब आप, मुझे लगता है मैक्सिमम इन्वोकेशन में रहते हो और आप अपने ऑरा को सील नहीं करते हो, लॉक नहीं करते हो। मैंने कहा मैंने आज तक नहीं किया, जबकि मुझे टेक्निक पता है, मैं सिखाता भी हूँ लोगों के कि ये सिंबल्स डालो तो आपका ऑरा लॉक हो जाएगा, सील हो जाएगा करके। तो बोले सर प्लीज़ ये बंद करो, और उन्होंने मुझे 2-3 एक्सरसाइज बताई कि ऐसे से आप एक्सरसाइज करोगे तो आपका ऑरा बंद हो जाएगा, कोई आपकी एनर्जी खींचेगा नहीं, और आपका जो सूर्य नाड़ी जो ज़्यादा एक्टिव हो गया है वो धीरे धीरे वापस सेंटर पे आएगा, और फिर आपके सारे चक्र अलाइन होंगे। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं यहाँ परसों आया, और उसके बाद मैंने 2 दिन ये प्रैक्टिस की, जो उन्होंने मुझे बताया, जो मुझे पता थी। अब जैसे मैंने वो प्रैक्टिस की, वहाँ भी मैंने एक दिन की थी दुबई में। जिस दिन मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की, मेरे सारे अल्सर्स गायब हो गए, मेरी सारी हीट खत्म हो गई जो बॉडी की थी। तो देखो, छोटी गलती भी जो हम करते हैं ना, मे बी आप स्ट्रेस में करते हो या प्रोफेशनली करते हो या इमोशनली करते हो, जो भी करते हो, यू हैव टू पे द प्राइस फॉर इट। ऐसा नहीं है कि मेरे इतने स्टूडेंट हैं या मैं इतना बड़ा रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ तो मुझे कभी कुछ नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ पे भी आप गलती करोगे, मैं करूँगा, श्री रविशंकर गलती करेंगे या सदगुरु करेंगे, उनको भी वही चीज़ें अप्लाई होती है करके। रिसेंटली मैं जितने भी बड़े बड़े अभी साधुओं को मिला ऑरा स्कैन के चक्कर में, तो मुझे कहीं कहीं कुछ डार्क एनर्जीज दिखाई दी। तो मैं उनको पूछा कि आपका ये ऐसा ऐसा डार्क है, कुछ आपका इश्यू चल रहा है? तो मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन उन्होंने कहा हाँ अभी हमारे 2-3 कोर्ट केसेस चल रहे हैं, हमारे पे किसी ने प्रॉपर्टी का केस कर लिया, ऐसा है, कुछ का बैंगलोर में चल रहा है, कुछ लोगों का देहरादून में केसेस चल रहे हैं। तो मतलब फिर समझ गया कि ये इतने बड़े, जिनके करोड़ों फॉलोवर्स हैं, हमारे तो कुछ हजार ही फॉलोवर्स हैं, लेकिन उनके तो करोड़ों फॉलोवर्स हैं, और उनको भी ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं। यू गॉट माय पॉइंट? मतलब हमारी प्रैक्टिस कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी समझो प्रैक्टिस रेगुलर ऐसी चलती रहेगी, तो मुझे लगता है आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आप बीच बीच में अपना ऑरा समझो कराओगे, या आप अपनी ब्रेथ की सेंसिटिविटी अगर आपकी बढ़ जाती है, तो आपको समझ में आएगा कि मेरी अभी राइट ज़्यादा चल रही है या लेफ्ट ज़्यादा चल रही है। तो जब भी कहीं लेफ्ट या राइट सांस ज़्यादा चलने लगे, प्लीज़ कोशिश कीजिए कि उसको सेंटर पे लेके आइए करके, सूक्ष्म नाड़ी पे लेके आइए, राइट? तो आपको एक सेल्फ रियलाइजेशन प्रोसेस होगा कि कहाँ मैंने गलती की है, कुछ खाने में गलती की है, कुछ सोचने में गलती की है, या मैंने किसी का बुरा सोच लिया है, तो प्लीज़ मुझे उसे फॉरगिवनेस करना पड़ेगा, या खाने में करेक्शन करना होगा, या मैंने कुछ भाग दौड़ ज़्यादा कर ली है तो थोड़ा कम करूँ, रेस्ट करूँ, रिलैक्स करूँ।
तो मुझे लगता है वापस आपकी सूक्ष्म नाड़ी एक्टिव हो जाएगी। इज इट राइट? फिर जो भी सिंबल्स आपने सीखे हैं या आज जो आप सीखने वाले हो, वो सिंबल्स आप सांस अंदर लेते हुए लो और एक्सहेलेशन करते नेगेटिव एनर्जी निकालो। आप पानी को चार्ज करते हुए वो सिंबल्स अंदर डालो, पानी अंदर पियो, आपका 78% ठीक हो जाएगा। आप जो खाना खाते हो, मेडिसिन लेते हो, उस पर वो सिंबल्स डालो तो आपका ठीक हो जाएगा। जो भी क्रिस्टल्स आप पहने हो, उस क्रिस्टल्स पे आप सिंबल्स डालोगे तो आपकी वापस सूक्ष्म नाड़ी पॉजिटिव हो जाएगी। इज इट क्लियर? मतलब साइंस बहुत सिंपल है मनी का, कि आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ यूनिवर्सल लॉस को फॉलो करना है। आप यूनिवर्सल अलाइनमेंट में आ जाओगे, कॉस्मिक एनर्जी के साथ अलाइनमेंट में आ जाओगे, तो आपको ज्यादा भागदौड़ करने की जरूरत नहीं, स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं कि कौन मुझे कहाँ लेने आएगा, कौन मुझे खाना देगा, कौन मुझे लिफ्ट देगा, कौन मुझे हेल्प करेगा, कौन मुझे लोन के लिए सैंक्शन करेगा, सिग्नेचर देगा। आपको कुछ भी सोचना नहीं है ऐसा। इज इट क्लियर? सिंपल है। आपको क्या करना है, आपकी ग्रीन एनर्जी बढ़ानी है, आपका व्हाइट ऑरा बढ़ाना है, आपका पर्पल ऑरा बढ़ाना है, आपका गोल्डन ऑरा बढ़ाना है। ये 4 कलर की ऑरा आपको बढ़ानी है, राइट? आप बोलोगे कैसे बढ़ाऊं, तो एक तो मैंने आपको सिंबल का टेक्निक बताया, राइट? जो लोग सिंबल नहीं सीखे हैं वो मेरे जैसे सिर्फ सूक्ष्म नाड़ी की ऑब्जर्वेशन की एक्सरसाइज कर सकते हैं, ये सेकंड पॉसिबिलिटी। तीसरा, आप कोई भी पानी वगैरह ले लो, उस पे कोई भी मंत्र चैंट करो, कोई भी ये करो एफर्मेशन, और वो पानी पी लो, तो भी ऐसा हो सकता है। इज इट राइट? कुछ एक्सरसाइज और भी सिंपल है, जैसे नंगे पांव घास पे चलना है ना, तो वो भी आप कर सकते हो, राइट? फ्रूट्स वेजिटेबल्स ज़्यादा खा सकते हो। जो भी नेचर की चीज़ें हैं, जो भी कुदरत की चीज़ें हैं, उसको जितना आपने अपने लाइफ में उतारा, चाहे वो मेडिटेशन है, योगा है या रॉ डाइट है, समझ लो आप अबंडेंस में आ जाओगे। इज इट राइट? जितना आपने फूड से डाइवर्शन किया, स्पाइसी फूड, ऑयली फूड, जंक फूड, पैक्ड फूड खाया, तो समझ लो नेचर के लॉ अपने तोड़े, तो आपका सूर्य नाड़ी एक्टिव हो जाएगा और कहीं ना कहीं सूक्ष्म नाड़ी से आप डाइवर्ट हो जाओगे। ठीक है? आपके गुरु ने जो भी आपको गाइड किया है, आपके जो भी पर्सनल गुरु है या धार्मिक गुरु है या आपके फैमिली गुरु है, उनको आप शिद्दत से फॉलो कीजिए, सरेंडर कर दीजिए। मे भी कभी कभी ऐसा होता है कि उनको फॉलो करने के बाद हमारा नुकसान भी होता है, जैसे थोड़ी देर पहले सबसे पहले एग्जांपल 200 करोड़ का दिया करके, लेकिन उससे देखो बड़ा पोर्टल खुल जाता है। जैसे अगर बच्चा माँ बाप की सुनता है ना, तो बच्चे का कभी नुकसान नहीं होगा, लॉन्ग टर्म में नहीं होगा, शॉर्ट टर्म में नुकसान हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, बच्चा बहुत खेल रहा है, माँ बाप बोलेंगे मत खेल, पढ़ाई कर, तो बच्चे को लगेगा मेरा नुकसान कर दिया। इज इट राइट? लेकिन लॉन्ग टर्म में अच्छी पढ़ाई करेगा, अच्छी डिग्री मिलेगी, अच्छा जॉब मिलेगा। तो आप कभी भी है ना सरेंडर होके करो। आप ये मत सोचो कि अरे मेरा पास्ट लाइफ किया तो मेरी क्या फाइल खोल दी, मेरी लाइफ खराब हो गई, मुझे कौन सी शक्तिपात की, ऐसा हो गया, मैंने साइकिक सर्जरी की तो ऐसा हो गया। आपका कोई बुरा नहीं हुआ, सिर्फ कचरा बाहर निकला, वो आपका ही निकला, डस्ट पार्टिकल निकला, और वो निकलने के बाद आपकी सफाई हो गई, कुछ आपकी क्लींजिंग हो गई, कुछ आप बुरी सफरिंग में गए, लेकिन उसके बाद आपकी शुद्धिकरण हो गई। इज इट राइट और रॉन्ग? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो पहले के जमाने में क्या था कि राजाओं के जो बच्चे थे ना, उनको गुरुकुल भेजा जाता था आचार्यों के पास, तो वो उनकी सख्त परीक्षा लेते थे एकदम, और उसमें उसको बहुत टॉर्चर करते थे, और वो उसको लगता मैं राजा का बेटा हूँ और मेरे साथ सफाई करवा रहे, टॉयलेट की क्लीन करवा रहे, ये करवा रहे, वो करवा रहे, बर्तन धुला रहे, लेकिन उसकी ग्राउंडिंग होती थी, और ग्राउंडिंग होने के बाद उसकी एनर्जी लेवल बढ़ जाती है। समझ में आ रहा है कि नहीं? उनसे घोड़े धुलवाते थे, उनसे सब काम करवाते थे करके। तो हमारे साथ भी क्या होता है, हमें कोई टॉर्चर करता है, कभी मदर इन लॉ टॉर्चर करती है, कभी लाइफ पार्टनर टॉर्चर करता है, कभी बच्चे टॉर्चर करते हैं। तो ये जो भी आपके साथ बुरा हो रहा है ना, समझ लो मेरी सफाई हो रही है, आप उसको स्वीकार लो और आप उसको करने दो। सिंपल कॉन्सेप्ट है। जैसे आपने वो करने दिया ना, आपकी सूक्ष्म नाड़ी एक्टिव हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने फोकस क्या किया, आपने डेस्टिनी को क्या माइंड में रखा है कि मुझे अबंडेंस में आना है, मुझे परमानेंट रिचनेस चाहिए, मुझे टेम्पररी रिचनेस नहीं चाहिए, मुझे कुछ समय के लिए अमीर नहीं बनना है, मुझे परमानेंट अमीर बनना है। और परमानेंट अमीर का मतलब अबंडेंस में आना। तो नेचर का लॉ है, पहले के कर्म जब तक क्लियर नहीं होते ना, किसी को अबंडेंस में आने नहीं देता। उस कपल के 200 करोड़ का नुकसान हुआ, उसके बाद वो अबंडेंस में आया कि नहीं? है ना, मैंने आपको एग्जांपल दिया, 200 करोड़ का नुकसान हुआ। अभी जब भी मुझे वो कपल मिलते हैं, मैं अमीर को फोन करता हूँ, मैं बोलता हूँ कहाँ पर हो,
तो उन्होंने मुझे अभी बोला मैं गोवा में हूँ। मैंने बोला गोवा में आप क्या कर रहे हो? बोले बस कुछ साहिब के वक्त वहाँ पे है, वो तकलीफ में थे, तो साहिब ने सपने में बोला गोवा जाओ, ये एड्रेस है, ये फ्लैट नंबर है और ये बंदा है, इसको जाके ब्लेस करके आओ। तो ये दोनों कपल जाते हैं, उसको ब्लेस करके वापस आ जाते हैं। और जितना भी आने जाने का खर्चा होता है वो किसी से लेते नहीं है। उनको साईं बाबा उनके HDFC अकाउंट में पैसे रात को आ जाते हैं और सुबह वो निकल जाते हैं। मतलब कितना सरेंडर है देखो इनका। उन्होंने मेरे को जब भी स्टेटमेंट दिखाई मैं शॉक हो गया। बैंक वाले को भी समझ में नहीं आता, बिकॉज अननोन नंबर से, नेम से वो डिपॉजिट होते हैं पैसे। कौन डिपॉजिट कैश करता है समझ में नहीं आ रहा। कितना बड़ा एग्जाम्पल है, आप सोचो, है कि नहीं? तो ऐसे तो मेरे साथ भी काफी हुए हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ये सारी चीजें आपके साथ भी होनी चाहिए। अगर आप शिद्दत से स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करोगे तो फिर आप किसी को भी ब्रह्म कुमारी को फॉलो करो या क्रिया योग को करो या आर्ट ऑफ लिविंग करो, डजंट मैटर, उसको 100% शिद्दत से फॉलो करो। हमारे तो जो सिंबल्स होते हैं वो हीलिंग सिंबल्स होते हैं, वो आपकी गुरु की साधना में इंटरफियर नहीं करने वाले। तो ये मत सोचना कि आप अगर हमसे कुछ सीखते हो तो आपको आपके गुरु से दूर रहना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं जहाँ पे भी अभी हांगकांग 2 बार जाके आया, वहाँ पे लोग मुझे कहते हैं सर को पूछो, वहाँ पे लोग बोलते हैं हम तो शिव योगी है, शिव योगी है। मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं, हमको तो भोपाल में भी शिव योगी मिले, तो सब अच्छा ही है, गुरु तो अच्छा ही सिखाएगा। तो बोलते हमें उन्हें छोड़ना पड़ेगा। मैंने कहा नहीं, आप उनको ही फॉलो करो, लेकिन आप ये हीलिंग सिंबल्स के साथ उनको फॉलो करो। तो वो लोग जो करते हैं उन्हें अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, ऐसा है ना। अब जिनको ऐसा डर होता है कि ये फॉलो करेंगे गुरु तो नहीं छूट जाएगा, वो प्रैक्टिस नहीं करते, तो उनका प्रोग्रेस भी नहीं होता है, वो वहीं अटके रहते जहाँ पहले थे। तो आपके गुरु के आशीर्वाद से आज ये सेमिनार अटेंड कर रहे हो, आपके गुरु के आशीर्वाद से ही आपको ये स्पिरिचुअल मॉडलिटी मिली, या आपको कुछ नया सीखने को मिल रहा है, या नई कुछ साधनें मिल रही है। तो आप प्लीज उसको अपनाइए। आज आप अपने बच्चे को ब्लेस कर रहे हैं तो उसको अच्छी स्कूल मिल रही है, अच्छा ट्यूशन मिल रहा है, अच्छे फ्रेंड्स मिल रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपसे डाइवर्ट हो गया, कि आपको छोड़ देता है क्या बच्चा आपका स्कूल कॉलेज जाता है तो? हाँ, नहीं छोड़ता है ना। आपने भी तो अपने पेरेंट्स को नहीं छोड़ा है ना, ये एज में भी। तो इसका मतलब ये है कि ये समझो वो इनडायरेक्टली आपको कहीं भेज रहे हैं, डायरेक्टली वो कभी नहीं बोलेंगे। मुझे भी 125 गुरु मिले मेरे लाइफ में, लेकिन किसी ने डायरेक्टली नहीं बोला कि अब तुम जाओ US में NLP सीखो, अब तुम सिंगापुर में फेंग शुई सीखो, अब तुम ये ग्राफोलॉजी सीखो। किसी ने डायरेक्टली नहीं बोला। लेकिन जब भी मुझे ऐसे मेडिटेशन में ऐसे बैठता था कि अब मैं आगे क्या करूं, जाओ हैदराबाद जाओ PLR सीख के आओ, यहाँ जाओ ये सीख के आओ, मैं चला जाता था। मैं डाउट नहीं करता था यार गुरु को तो बुरा नहीं लगेगा, किसी का इंसल्ट तो नहीं कर रहा हूँ, इज इट राइट? क्योंकि जब मैं सूक्ष्म नाड़ी की प्रैक्टिस करता हूँ और मैं हीलिंग प्रैक्टिस करता हूँ तो मुझे अच्छे ही लोग मिलते हैं। और अगर बुरे लोग भी कभी मिल भी गए, जो मैंने मेरा एग्जाम्पल बताया, उन्होंने भी मुझे अच्छे सबक सिखाए, मतलब नेगेटिव सबक सिखाए। तो नेगेटिव लेसन भी तो सीखने हैं ना, सिर्फ पॉजिटिव लेसन सीख के क्या करोगे, है ना। महावीर को किसी ने खिला ठोका या जीसस को क्रूसीफाइड किया तो उन्होंने भी तो कुछ ब्लैक लेसन सीखे कि नहीं, ब्लैक पार्टिकल्स के नेगेटिव लेसन सीखे कि नहीं, तब जाके इनको निर्वाण मोक्ष या उनको भगवान मान रहे हैं हम लोग, इज इट राइट? आप कभी गुरुद्वारा का जो म्यूजियम होता है ना, आप म्यूजियम ले जाना, ऋषिकेश में है, ग्राउंड फ्लोर पे है, ऊपर गुरुद्वारा है, नीचे म्यूजियम है। या आप दिल्ली में बंगला साहब जाना, वहां पे भी म्यूजियम है। वहां पे है ना सारे मतलब कटे हाथ, कटा सर, ऐसे काफी लोगों के फोटो लगे हुए हैं जो लोग गुरु नानक जी को फॉलो कर रहे थे। तो उनकी भी इतनी बुरी टेस्टिंग हुई और उसके बाद आज वो अमर हो गए। यू गॉट माय पॉइंट? क्योंकि हमें ये सारा गो थ्रू करना पड़ेगा। आप ये मत समझो कि भाई नेगेटिव लेसन्स नहीं मिलेंगे स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद, नेगेटिव लेसन्स ज्यादा मिलेंगे, बिकॉज आप अपनी सफाई करने के लिए तैयार रखोगे। जो लोग बाहर है ना, जो ये ऐसे स्पिरिचुअल में नहीं आते, वो लोग की लाइफ बहुत स्लो होती है। उन लोग के साथ ज्यादा बुरा भी नहीं होता है, ज्यादा अच्छा भी नहीं होता है। और हम लोग जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं ना, हमारे साथ बुरा भी बहुत होगा और अच्छा भी बहुत होगा। ये चीज आप ध्यान में रखना। इज इट क्लियर? मतलब नुकसान भी बड़ा होगा, फायदा भी बड़ा होगा, तभी हमारा प्रोग्रेस जल्दी होगा, तभी हमारा सोल इवोल्यूशन जल्दी होगा। इज इट राइट? तो लोग हमारे पास हीलिंग सीखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, हमारे पास साइकिक सर्जरी सीखते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते। क्योंकि जैसे साइकिक सर्जरी करते हैं ना, बहुत कुछ चेंज हो जाता है, ट्रिमेंडस माइंड सेट चेंज होता है, तो वो टॉलरेट नहीं कर पाते, बोलते अरे सर आजकल ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। मैंने बोला होने ही वाला है। अब आपका मोबाइल या कंप्यूटर किसी इंजीनियर ने फॉर्मेट किया तो आपको प्रॉब्लम होगा कि नहीं, मुझे बताओ, है ना। परसों मैं बाइक चला रहा था, मेरा मोबाइल हाथ से गिर, मतलब मैंने लगाया था GPS के लिए, गिर गया।
जैसे गिर गया, स्क्रीन टूट गई, मैं जैसे रिपेयरिंग के लिए गया तो उसने बोला उसको पूरा फॉर्मेट करना पड़ेगा। अब 54 GB डेटा था उसके अंदर, आप सोचो 192 में व्हाट्सएप ग्रुप पे हूँ, यू गॉट माय पॉइंट। मतलब कितना नुकसान हुआ मेरा, मतलब मेरे कितने बैंक्स के डिटेल, मेरे कितना मतलब मेरे खुद के अपने वीडियोस या बड़े बड़े गुरुओं के संतों के वीडियो सब कुछ चला गया। अभी मैं ये मोबाइल कल से मैंने शुरू किया यूज करने का, इसमें कुछ भी नहीं है, ये नया मोबाइल मैंने लिया, कुछ भी नहीं है इसमें। एक म्यूजिक भी आज मुझे कार में रन करना था, मैं नहीं कर पाया। तो देखो कैसी टेस्टिंग होती है आपकी। तो ऐसा आपकी लाइफ में होगा कभी कभी, एकदम ट्रिमेंडस आपका कुछ लॉस होगा, पर उसके लिए वरी मत कीजिए, वो संभाल लेगा। वो चाहता है कि आप रीसेट मोड पे जाओ, आपका वापस कुछ नया स्टार्ट होने वाला है लाइफ में, एंड दैट इट हैपेंड। इसी बॉडी में, इसी सोल के साथ अगर आपको नया जिंदगी जीने को मिले तो मैं तो कहता हूँ बुरा क्या है, जिंदा तो हो कम से कम आप। कोरोना में तो कितने लोग बॉडी लेवल से मर गए, इज इट राइट कि नहीं? राइट? कितने लोग का बिजनेस खत्म हो गया या चेंज हो गया, कितने लोग का जॉब चला गया, जॉब चेंज हो गया, कितने लोग के घर चेंज हो गए, है ना? लेकिन ये चेंजेस हमें कॉन्शियसली लाना है। आप नहीं लाओगे तो नेचर आपके साथ कैलामिटीज में आपको लेके जाएगा, कोई फ्लड में लेके जाएगा, कोई अर्थक्वेक में लेके जाएगा, या ये कोरोना वायरस जैसा आपको लेके जाएगा कहीं ना कहीं। तो जितनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करोगे बड़े हाथ से आपके साथ नहीं होंगे, क्योंकि आप खुद तैयार हो अपने आप को चेंज करने के लिए। लेकिन अगर आप अपने आप को चेंज करने के लिए तैयार नहीं हो तो कुदरत बहुत बुरा फटका देगा आपको। अब चॉइस किसके पास है? हाँ, अपने पास है। मैंने आपको क्या बोला, जैसे एक लड़की है, शादी के पहले 25 साल कहाँ रहती है, 25 साल के बाद ससुराल जाती है, उसका पूरा चेंज हो गया कि नहीं? खाना पीना, रहना, उठना बैठना, सोचना सब। तो 90% आजकल की लड़कियां बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए उनका डिवोर्सेस ज्यादा होते हैं या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ज्यादा होते हैं। पहले के जमाने में 90-95% बर्दाश्त करती थी, एक्सेप्ट करती थी, तो उनका कुछ ऐसा होता ही नहीं था। इज इट राइट? इतना बड़ा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। तो जितना एक्सेप्ट करोगे ना, धीरे 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 आपके लाइफ का चेंज आपको एक नए लेवल पे ले जाएगा। और जितना रेजिस्ट करोगे ना चेंज लाने को, उतना वहीं पड़े रहोगे, कोई लाइफ में प्रोग्रेस ही नहीं होगा। इज इट राइट? तो बी रेडी, जहां पे भी आपको जो भी लगता है कि यहां से मुझे फिर से कुछ नया स्टार्ट करना है, स्टार्ट करो। किसी को तकलीफ मत दो, कितनी भी तकलीफ खुद उठाओ, लेकिन दूसरे को टॉर्चर मत करो, दूसरे को तकलीफ देके अपनी नई लाइफ स्टार्ट मत करना। नहीं तो आप उसकी एनर्जी ड्रेन करोगे, सक करोगे और नया कर्म बांधोगे आप। इज इट राइट? जितना जोखिम लेना है, जितना रिस्क लेना है, वो आप अपने बलबूते पे लेना, किसी और को आप रिस्क पे मत उठाना, किसी को आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए उनको फंसाना मत, कहने का मतलब। तो वो लॉज ऑफ स्पिरिचुअलिटी में नहीं आता है, वो लॉज ऑफ अबंडेंस में नहीं आता है। लॉज ऑफ अबंडेंस में ये आता है कि जो सोच आपकी है, उस सोच में अगर 1000 लोगों का फायदा नहीं हो सकता तो कुदरत आपको सपोर्ट नहीं करेगा। और जिस सोच में सिर्फ आपका ही फायदा है और किसी का फायदा नहीं, कुदरत आपको मदद नहीं करेगा। ये क्लियर है? इज इट क्लियर? जब लॉकडाउन शुरू हुआ 20 मार्च 23 को, मैंने 5-6 दिन तो शांति से चुप बैठ गया, फिर मेरे से बैठा नहीं गया। मैंने कहा ऐसा तो नहीं चलेगा, बिकॉज मैं तो खुद भी कभी शांति से बैठा नहीं हूँ। तो मैंने मेडिटेशन में बैठा और सोचा अब क्या किया जाए। तब मुझे समझ में आया आज के बाद जूम सेशन लेना है, ऑनलाइन सेशन लेना है, जो हमने कभी नहीं लिया था पहले 20 साल में। तो हमने तब से लेके आज तक रोज हम जूम सेशन ले रहे। लॉकडाउन खत्म हो गया, कोरोना चला गया, लेकिन हमने उसको नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं समझ गया वो जो सोच वहां पे आई थी मुझे उस दिन, उस सोच से हजारों लाखों लोगों का फायदा हो गया। तो मैं वो सोच को क्यों छोड़ूं? आज सुबह 6 से 7 फ्री योगा होता है, शाम को 6 से 7 फ्री में हम जूम मेडिटेशन लेते हैं, एक भी चार्जेस नहीं लेते। उससे कितने नए लोग हमसे जुड़ गए, और हमसे जुड़ने के बाद कहीं पे लोग ब्रह्म कुमारी पे जाते, सतगुरु के पास जाते, तो हमें बुरा नहीं लगता है। हमें लगता है चलो हमने सीड्स डाला और उसको नर्चर और कोई गुरु कर रहा है, तो उसमें क्या बुरा है? आपका इंटेंशन क्या था कि लोग प्रोग्रेस करें, लोग कहीं पे भी जाए लेकिन उनका फायदा होना चाहिए। इज इट राइट? सही ना? तो आप ये देखना, आपकी सोच में अगर दूसरों का फायदा नहीं है तो ये आपकी सोच बेकार है, तो आपकी सूक्ष्म नाड़ी वाली सोच नहीं है। अगर आपकी सोच में सबका फायदा है
तो ये सूक्ष्म नाड़ी वाला थॉट है, ये सूर्य नाड़ी वाला, चंद्र नाड़ी वाला थॉट नहीं है। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर मेरी समझो चंद्र नाड़ी एक्टिव है और मैं बहुत बड़ा आर्टिस्टिक पर्सन हूँ, मैं सोचता हूँ ये मैं पेंटिंग है ना 1 लाख रुपए में बेचूंगा, मतलब मेरा 1 महीने का खर्चा निकलेगा, तो ये किसका फायदा है? किसका फायदा है 1 लाख रुपया कमाना? खुद का फायदा है। इज इट राइट? मैं ये सोचूं कि मैं इस फ्रेम को, मेरे जो क्रिएटिविटी है, जो ड्राइंग है, इसका मैं 1 लाख रुपया कमाऊंगा और मैं वो सारे आश्रम में जाके लेके आऊंगा जहां पे उनको जरूरत है। अब ये देखो सूक्ष्म नाड़ी वाला थॉट आ गया, डिफरेंस है। लेकिन मेरी जरूरतें पूरी कर नहीं, अपनी देखो, एक चीज मैंने आपको क्या बोला, जब आप दूसरों की जरूरतें पूरी करते हो ना, आपकी पूरी हो ही जाती है। आपको अपने लिए स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप मुझे बताओ, ये ब्रह्म कुमारी की दादियां हैं, वो कौन सी स्ट्रगल कर रही है खुद की जरूरत के लिए? या श्री श्री रविशंकर कौन से स्ट्रगल कर रहे हैं? या दादा भगवान के दीपक भाई कौन सा स्ट्रगल कर रहे हैं खुद के लिए? कुछ भी तो नहीं कर रहे हो, है ना? 24/7 वो लोगों के फायदे के बारे में सोचते हैं। तो उनको कितने लोग गाड़ियां का सर्विस मतलब देते हैं, कितने लोग उनको कितनी गिफ्ट देते हैं, कितने आश्रम, कितनी प्रॉपर्टी, कितना डोनेशन देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि उनकी ऑरा इतनी एक्सपांडेड है, सूक्ष्म नाड़ी इतनी एक्सपांडेड है कि लोग अट्रैक्ट होते हैं और देने के टाइम पे सोचते भी नहीं है। इज इट राइट? आप खुद सोचो, आप मंदिरों में जाते हो, गुरुद्वारा में जाते हो, तिरुपति जाते हो, वैष्णो देवी जाते हो, शिरडी जाते हो, आप कितना डोनेशन करते हो वहां पे? सोचते ही नहीं हो आप पैसा डालने में। सोचते हो? नहीं सोचते हो। क्यों? क्योंकि वहां की एनर्जी पॉजिटिव है। तो मतलब भगवान की भी अगर एनर्जी पॉजिटिव रहती है तभी आपको देने की इच्छा होती है। और मंदिर के बाहर जब आप आते हो और कोई गरीब आदमी 1 रुपया 10 रुपया मांगता है और उसकी एनर्जी नेगेटिव है, तो आपको उसको देने की भी इच्छा नहीं होती है। ये नोट किया आपने? समझ में आ रही है? मतलब लोग भी, हमारी एनर्जी पॉजिटिव है, हमारे साथ बिजनेस करेंगे, हमारे साथ जॉब करेंगे, हमारे साथ रिलेशनशिप में रहेंगे। लेकिन अगर आपकी खुद की एनर्जी नेगेटिव है या छोटी है, कम है, आपको कोई जॉब अपॉइंट नहीं करेगा, आपके पास कोई क्लाइंट नहीं आएगा, आपका कोई बिजनेस नहीं आएगा, आपके साथ कोई रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म में टाई अप होने को तैयार नहीं है। शॉर्ट टर्म आपके साथ रिलेशनशिप करेंगे, फिर निकल जाएंगे। इज इट राइट? तो मुझे बताइए कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे? क्या? खुद की एनर्जी। समझ में कि नहीं? और एनर्जी सूक्ष्म नाड़ी से बढ़ाओ, चंद्र सूर्य नाड़ी से मत बढ़ाना, ये सब टेम्पररी है। अगर आप उसको मेंटेन नहीं कर पाए तो आप 0 पे चले जाओगे, माइनस पे चले जाओगे। लेकिन सूक्ष्म नाड़ी ऐसी है कि जिसमें आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ आपको कॉस्मिक एनर्जी के साथ अलाइनमेंट में रहना है। अर्थ एंड फादर, स्काई के साथ अलाइनमेंट में रहना है, या किसी गुरु के 700 में रहना है आपको, उनकी ब्रेथ के साथ मैच करनी है, हार्मोनी में रहनी है आपकी। इज इट राइट? जैसे छोटा बच्चा होता है ना, वो हार्मोनी में है ना, वो कुछ ऐसा माइंड पे कमांड नहीं देता है कि मेरी एज अभी इतनी है, 6 महीने बाद मेरी हड्डी इतनी बढ़नी चाहिए, मेरा मसल इतना बढ़ना चाहिए, मेरा वेट इतना बढ़ना चाहिए। कभी बच्चा अपने आप को कमांड देता है? मुझे बताओ। हाँ, आपने बचपन में अपने आप को कमांड दिया था? नहीं दिया था। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे आपकी सूक्ष्म नाड़ी एक्टिव थी, आप यूनिवर्स के साथ अलाइन थे, तो आपकी ग्रोथ बाय डिफॉल्ट हो रही थी। नाउ यू गॉट माय पॉइंट? समझ में गई? तो जब जब आप उनसे कनेक्ट रहोगे, सब चीज मिलेगी। उसको पता है कौन से समय में आपको क्या मिलना चाहिए, आपको कौन सी गाड़ी मिलनी चाहिए, या कौन सा लाइफ पार्टनर मिलना चाहिए, कौन सा गैजेट मिलना चाहिए, या कौन सा बिजनेस या जॉब, उसको सब पता है। उसने आपको पूरा सोल प्लान बना के रखा हुआ है। इज इट राइट? आप जब कोई एक प्रॉपर्टी देखने जाते हो ना, तो वो आर्किटेक्ट कहता है नहीं ये तो लैंड है, ये डिजाइन है, आप देखो आपको इसमें से कौन सा चाहिए। तो आप अपने बजट के हिसाब से 1 BHK 2 BHK या वास्तु के हिसाब से देखते हो एंट्रेंस कौन सा अच्छा है, और आप बोलते हैं हाँ ये प्रॉपर्टी मुझे चाहिए। फिर वो बोलते हैं कि 2 साल में आपको प्रॉपर्टी मिल जाएगी। आप 2 साल के बाद जाते हो, आपको प्रॉपर्टी मिल जाती है। आप बीच में कभी गए नहीं, और आपको जाके क्या करोगे? थोड़ी बोलोगे नहीं मेरा टॉयलेट इधर बनाना, मेरा बेडरूम इधर बनाना, मेरा किचन इधर बनाना। वो तो ऑलरेडी वो प्लान में था। इज इट राइट? आप बोलते हैं मुझे कितना टोकन अमाउंट देना है, वो कहते हैं अभी 10% टोकन अमाउंट दो, 6 महीने बाद इतना दो, 1 साल बाद इतना दो, 2 साल बाद इतना दो, फिर जब आपको पोजीशन मिलेगा तब बाकी का पैसा देना। आप बोलते हो ठीक है। 2 साल के बाद जब आप पोजीशन लेने जाते हो, आप पैसा देते हो, तब तक तो सब बना रहता है। आप बोलते हैं वो टाइम में तो पूरा जमीन था, तो पूरा स्ट्रक्चर बन गया। तो एक आर्किटेक्ट होता है, उसको पता है उसको बिल्डिंग कैसे करनी है। गॉड सबसे बड़ा आर्किटेक्ट है, गॉड सबसे बड़ा डायरेक्टर है।
उसको पता है आपका प्लेसमेंट कहाँ करना है, आपको कहाँ पे दुबई में रखना है, सिंगापुर में रखना है, पूना में रखना है, बॉम्बे में रखना है, किसके फैमिली में रखना है, किसके साथ पार्टनरशिप में रखना है, आपके पेरेंट्स कौन होने चाहिए, आपके बच्चे कौन, सब कुछ उसको पता है। आप बस अपनी सूक्ष्म नाड़ी के साथ जीते रहो और फिर देखो कैसे फ्लरिश कर रहे हो। दिमाग ही मत लगाओ। मैं भी आज 22 साल हुए, मैं कोई इवेंट में दिमाग नहीं लगाता हूँ कि मुझे प्रॉफिट होगा, लॉस होगा। मैं एक बार एक स्टूडेंट मुझे हैदराबाद में मिला, उसको मैंने एक प्रॉमिस किया था, वो लड़के को 27 साल का था, कि मैं तेरे को करुणा रेखी सिखाऊंगा। तो वो मुझे बोलता है, अरे मैं तो कल सिंगापुर जा रहा हूँ, मैं तो वहीं जॉब करता हूँ। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं वहाँ के तेरे को सिखा के जाऊँगा। तो फिर मैं वहाँ गया, तो वो मुझे एयरपोर्ट पे मिलने आया। वो लड़का बोलता है, अरे सर मैंने बहुत लोगों को ट्राई किया, कोई तैयार नहीं है, आपको सिर्फ मुझे ही सिखाना पड़ेगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने वैसे भी तुमसे कहाँ आने जाने के पैसे लिए या सिखाने के पैसे मांगे, मैं कल तुमको सिखाऊंगा और फिर मैं निकल जाऊँगा सिंगापुर से। तो उसने कहा ठीक है। तो वहाँ पे एक लेडी मुझे मिलने आई, मुझे होटल में, मुस्लिम लेडी, और वो मुझे बोली कि मैं आपको फेसबुक पे फॉलो कर रही हूँ और इसलिए मैं आपको मिलने आई, मेरे ऑफिस में कुछ लोग हैं जो आपसे सेमिनार चाहते हैं। तो मैंने कहा मैं वैसे भी फ्री हूँ, तो चलो अभी। तो वो ले गई और मैंने वहाँ पे 25 लोग थे ऐसे, मैंने सेमिनार दिया वहाँ पे। और उसके बाद वो लोग तैयार हो गए सीखने को। तो मैंने उनको बोला भी $350 चार्जेस है इसके, फ्री में नहीं है पेड वर्कशॉप। तो सब लोग बोले कोई बात नहीं, हम पे करने को तैयार है, आप हमको सिखा दो। तो मैं सोच रहा था कि ये एक भी बंदा मुझे पहचानता नहीं है, ये लेडी भी मुझे पहचानती नहीं है, ये सब लोग कैसे तैयार हो गए। मैंने कहा जाने दो, मुझे क्या लेना देना, मुझे तो सिखाने से मतलब है। तो मैंने सिखाया सिंबल्स, और फिर मैंने अट्यूनमेंट के लिए, शक्तिपात के लिए लोगों को मेडिटेशन में बिठाया। तो मैंने सबको शक्तिपात की और उस लेडी को भी किया जिसने सबको जमा किया था। तो वो मुस्लिम लेडी को किया। उसके बाद जब वो मेडिटेशन से सब लोग बाहर आए, फिर मैंने ऐसे लैपटॉप स्टार्ट किया, प्रोजेक्टर स्टार्ट किया, मेरे करुणा हीली का प्रेजेंटेशन स्टार्ट किया। वो लेडी मेरे को बोलती हु इज दिस, मैंने बोला ही शिरडी साई बाबा। ओह यू अट्यून्ड मी जस्ट नाउ, आई सी दिस फेलो एंड आई वाज इन इंडिया, आई वाज इन इंडियन साड़ी एंड ही गेव मी 9 पॉइंट्स। मैंने बोला व्हाट वाज योर नेम, उसने बोला माय नेम वाज लक्ष्मीबाई एंड ही सेड मी टू स्प्रेड द हिज हीलिंग व्हाटएवर ही हैज taught her। मतलब देखो कितने साल पुरानी चीजें कैसे रीमैनिफेस्ट होती है। तो मैंने उसको पूछा भी, हैव यू बीन टू इंडिया? नो आई हैव नेवर बीन टू इंडिया, आई डोंट नो हु इज दिस फेलो। मैंने बोला इज नॉट अ फेलो, इज अ सेंट पर्सन। तो बोलता है सॉरी सॉरी आई डिडंट न्यू दैट ही इज अ सेंट पर्सन। उसके बाद उसने 4-5 बार मुझे सिंगापुर में बुलाया और उसने मेरे अच्छे बड़े इवेंट किया। अभी वो ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गई। कहने का मतलब है मुझे पता ही नहीं था, मैं तो वो लड़के को सिखाने गया था, बिकॉज मैंने गलती से उस लड़के का हैदराबाद में पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया और बाद में मुझे पता चला वो बंदा हीलिंग नहीं सिखाए। तो मुझे बुरा लग गया कि मैंने क्यों उसका पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया, उसकी सब मारधाड़ वाली लाइफ खुल गई थी। तो मैंने बोला भाई मेरी गलती हो गई, तू जहाँ पे भी रहेगा मैं 1 हफ्ता 15 दिन में आके तुझे हीलिंग सिखाऊंगा, तू प्रैक्टिस कर, नहीं तो तेरी लाइफ मिजरेबल हो जाएगी। तो उस बंदे को सिखाने में वहां गया, मुझे नहीं पता था ये लेडी मुझे वहां मिलेगी, है ना। ऐसे कितने इंसिडेंसेस मेरे साथ लाइफ में हुए हैं और वो चीजें पता नहीं कैसे वर्कआउट हुआ करके। इज इट राइट? तो ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अभी ये जो आप सीखोगे और सीखने के बाद जब आप प्रैक्टिस करोगे या जो लोग ऑलरेडी सीखे हुए हैं उनके साथ भी लाइफ में ऐसा ही होने वाला है, अनप्रेडिक्टेबल चीजें होने वाली है। लेकिन आपको तैयारी में रहना, आपको प्रॉफिट वाला दिमाग ना माइंडसेट करके मत प्रैक्टिस करो स्पिरिचुअलिटी में। आप ये माइंडसेट करके चलो कि जो होगा बस मुझे कबूल है, मुझे एक्सेप्टेड है, मुझे स्वीकार में है, बस मुझे अभी आगे बढ़ना है, मेरे सोल को आगे ले जाना है। सिर्फ पैसे के लेवल पे आगे नहीं ले जाना है, स्टेटस के लेवल पे आगे नहीं ले जाना है, मुझे अपनी आत्मा की चेतना को आगे ले जाना है, मुझे सूक्ष्म नाड़ी को एक लेवल पे ऊपर ले जाना है। इज इट राइट? ये सोच के अगर आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करोगे आप कभी प्रैक्टिस छोड़ोगे नहीं। इज इट राइट? ये सोचोगे इससे मेरा क्या प्रॉफिट होगा, मॉनिटरी वाइज या रिलेशन वाइज या और कोई, तो फिर मुझे लगता है आप कहीं ना कहीं अटक जाओगे। लेकिन आप ये सोचोगे कि बस मुझे तो सोल प्रोग्रेस करना है, मुझे तो एक्सपीरियंसेस लेने हैं, नॉलेज चाहिए, मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप मेरे जैसे ना नॉन स्टॉप इवेंट्स करोगे। मैं कभी गोवा में सर को पूछो कितने, अभी हम बैंगलोर गए, चेन्नई गए, हम दिमाग ही नहीं लगाते। मतलब लोग मुझे बोलते सर आपने कुछ मार्केटिंग की ये इवेंट के लिए, मैंने कहा आज तक नहीं किया, अभी मैं क्या करूँगा। हम ऋषिकेश भी जाते तो 100 लोग वहाँ पे आते, वहाँ पे भी आज तक हमने मार्केटिंग नहीं की। और खास बात है कि ऋषिकेश में एक भी ऋषिकेश का बंदा नहीं होता है हमारे रिट्रीट पे, सब बाहर से आए हुए रहते हैं। समझ में आ रही है? क्योंकि मार्केटिंग करने वाला भगवान है, मैं गॉड के लिए काम करता हूँ, गॉड मेरा काम करता है। आप अपने लिए काम करोगे तो गॉड बोलेगा तू तेरा काम कर।
मैं तेरे लिए काम नहीं करूंगा। अब डिफरेंस समझ में आ रहा है? ये वन लाइन स्टोरी है। वर्क फॉर द गॉड विल वर्क फॉर यू। You work for the self, only you have to work for you. God is not going to work for you. Is it right? So thank you very much. I hope कि आज का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि 3 नाड़ी इंपॉर्टेंट है और कौन सी नाड़ी से आपको क्या करना है ये अभी आपको डिसाइड करना है। आप भले एजुकेटेड रहेंगे या आप आर्टिस्टिक रहेंगे, मैं ये नहीं कहता हूँ सब चीज़ छोड़ दो, वो सब चीज़ें करो, लेकिन सूक्ष्म नाड़ी पे ज़्यादा फोकस करो और स्पिरिचुअल एथिक्स के साथ, स्पिरिचुअल लॉज के साथ आप चलो। तो मुझे लगता है आपको कभी कोई नीचा नहीं कर सकता, आपका कभी परमानेंट लॉस नहीं हो सकता। कुछ समय के लिए आप थोड़े माइनस में जाओगे, लेकिन इमीडिएटली आप फिर पॉजिटिव हो जाओगे, हेल्थ वाइज, रिलेशन वाइज, फाइनेंशियल वाइज, इमीडिएटली आपको कोई परमानेंट लॉस ऐसा नहीं हो जाएगा। इज इट राइट और रॉन्ग? अमिताभ बच्चन के साथ भी ऐसा हुआ, राजेश खन्ना के साथ भी ऐसा हुआ, लेकिन अमिताभ बच्चन ने अपने आप को संभाल लिया, राजेश खन्ना खुद को संभाल नहीं पाया, तो आपको पता है उनके साथ क्या हो गया, है ना? अल्कोहलिक हुए और वो कैंसर से मरे। इज इट राइट? अमिताभ बच्चन ने खुद को संभाल लिया, पैदल चूर से सिद्धिविनायक जा रहे थे, है ना? तो उन्होंने किसी भी तरह से अपनी सूक्ष्म नाड़ी को एक्टिवेट की। उसके बाद उनको कितने मतलब हनुमान चालीसा, सिद्धिविनायक के मंत्र चैंट करने का, गाने का ऑफर आया, फिर केबीसी आया, ये सारी चीजें उनको मिलने लगी करके। मतलब आज भले उनकी कोई पिक्चर को सक्सेस नहीं मिल रहा है, कोई भी पिक्चर देखो, लेकिन वो कभी लॉस में नहीं जाते। Is it right? तो मैं यही आपको कह रहा हूं कि वो बाहर का मेजरमेंट मत देखो कि प्रॉफिट लॉस, अभी मेरा स्टेटस कितना है, मेरे व्यूअर्स कितने, मेरे फॉलोअर्स कितने, वो मार्केटिंग लेवल की आंखों से अपने आप को मत देखो, ठीक है कि नहीं? आप अपने अंदर देखो कि भी अभी मैं यहाँ बैठा हूं, मैं खुश हूं कि नहीं, इसका मतलब आपकी सूक्ष्म नाड़ी एक्टिव है। यहां मैं दुखी हूं, तो क्यों दुखी हूँ? मेरी कौन सी सूर्य या चंद्र नाड़ी एक्टिव है जिसकी वजह से मैं दुखी हूँ? तो मुझे उसको सेंटर पे लेके आना है। मुझे भक्ति करनी है, मुझे ध्यान करना है, मुझे हीलिंग करनी है, मुझे साधना करनी है, मुझे योग करना है, लेकिन मुझे सूक्ष्म नाड़ी पे आना है किसी भी तरह से। मैं इवेंट के पहले या तो शिरडी जाता हूँ, या सिद्धिविनायक जाता हूँ, या ऋषिकेश जाता हूँ। इवेंट के बाद भी मैं वही फॉलो करता हूँ जो मैंने इवेंट के पहले किया, तो वो मेरी साइकिल बनी रहती है। आप मुझे कभी भी मेरे फेसबुक पे फॉलो करेंगे, आप देखने 2 इवेंट के बीच में हमेशा मैं कहीं ना कहीं ऐसे ध्यान साधना के लिए चले जाता हूँ। कभी इलाहाबाद जाऊंगा, कभी बनारस जाऊंगा, कभी वैष्णो देवी जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है चार्ज भी मुझे होना है, इवेंट में डिस्चार्ज भी मुझे होना है, और इवेंट के बाद वापस से चार्ज मुझे ही होना है, और कोई मेरे लिए कुछ नहीं करने वाला है। तो आपके लिए भी कोई कुछ करेगा? मुझे बताओ। हाँ, कोई कुछ नहीं करेगा आपके लिए, कोई कुछ नहीं करेगा। तो कोई भी एक चीज के पहले आप साधना करो, कोई एक सक्सेस के बाद फिर साधना करो, ताकि आपकी ग्राउंडिंग हो जाए, आपको ईगो नहीं आएगा, ठीक है? तो ये अगर प्रोटोकॉल फॉलो करोगे ना तो आपको मजा आएगा। कलकत्ता की रिट्रीट के पहले मैं ऋषिकेश के केव्स में गया था, शिरडी के रिट्रीट के पहले मैं महावतार बाबा जी के केव्स में गया था, और अभी चेन्नई की रिट्रीट के पहले मैं शिमला के आगे कल्पा के केव्स में गया था। तो मैं जानबूझकर मैंने अपनी ऐसी एक सिस्टम बनाई है कि कहीं पे भी जाने से पहले कुछ पॉजिटिविटी करना, और आने के बाद वापस कुछ ना कुछ ऐसे करना। अगर कहीं केव्स में नहीं जा सकता हूँ तो शिरडी में हमने एक सेंटर ओपन करके रखा है, हम एक रात के लिए जाते हैं, वहाँ 8-10 घंटे ध्यान करते हैं, बिकॉज आपको पता है टेम्पल में 2 मिनट से ज़्यादा खड़े नहीं रखते, राइट? हम अपने सेंटर पे जाते हैं, बैठते हैं, ध्यान करते हैं, हीलिंग करते हैं, चक्र ध्यान, साइकिक सर्जरी, एग्रीमेंट, और वापस आ जाते हैं, रिचार्ज होके आ जाते हैं। तो ये प्रोटोकॉल आपको फॉलो करना पड़ेगा। लोग सक्सेस के बाद ना फिर चार्जिंग भूल जाते हैं कि चार्ज कैसे होना, डिस्चार्ज होते जाते हैं और ड्रेन हो जाते हैं, और पूरे फिर एक दिन रास्ते पे आ जाते हैं। ये सक्सेस के बाद लोग भूल जाते हैं कि उनको नहीं पता अभी नसीब काम कर रहा है, पिछला पुण्य काम कर रहा है, लेकिन आगे सक्सेस होने के लिए अभी आपको पुण्य करना पड़ेगा, प्रेजेंट में करना पड़ेगा। पास्ट में पुण्य किया, प्रेजेंट में उसका रिजल्ट है। प्रेजेंट में पुण्य करोगे, फ्यूचर में आपको उसका सक्सेस मिलेगा। इज इट क्लियर? ऐसा नहीं है कि सक्सेस मिलने के बाद अभी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो फिर फ्यूचर आपका सक्सेसफुल नहीं है, ठीक है क्या? ओके, सो किसी को कोई क्वेश्चन बिफोर वी एंड द टॉपिक? हम 5 मिनट का ब्रेक लेंगे, और फिर जो आप सीख रहे हैं या जो रीएक्टिवेट के लिए बैठे हैं वो बैठे रहेंगे, और फिर हम 1 घंटे में हम प्रैक्टिस करके फिर हम फ्री हो जाएंगे। ओके, यस? आपके मनी अबंडेंस लेक्चर में हाँ, जो लॉजिक देते गए, हाँ, विजुअलाइज करते गए, हाँ, वो जिस
लेवल के रैशनलाइजेशंस थे, हाँ उससे तो ये पूरा का पूरा मनी एबंडेंस का की जो है हाँ। वो समझ में आ जाता है। हाँ और ऐसे लेक्चर सुनने में अच्छे लगते हैं, और बहुत सारे लेक्चर्स आपके वेबसाइट पर राइट 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 अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में है। राइट तो इससे एक तो मुझे मिलने की आपकी मेरी गला बड़ी, हाँ इसलिए मैं आया, लेकिन इसमें हो क्या रहा है हाँ। उसके साथ हम्म। जो ध्यान धारणा करनी है, हाँ। हीलिंग करना है, तो हम उस रैशनलाइजेशन को इकट्ठा करने में ज्यादा हाँ हमारे अंदर से कोई गट फीलिंग आनी शुरू हो हाँ जाती है। तो थॉट्स एंड एक्शन का बैलेंस हाँ करने के हाँ। लिए क्या करना पड़ेगा और उसके बीच में कैसा हाँ, ये बहुत अच्छा पूछा। देखो क्या है, मैं आपको एक सिंपल समझाता हूँ। मैं जितना भी लेक्चर देता हूँ वो साइंस है, साइंस के मुताबिक देता हूँ, साइंटिफिक है। मेरे सारे टॉक्स जो भी होते हैं वो 18% लॉजिकल माइंड को कन्विंस कर लेते हैं कि ये बंदा जो बोल रहा है ये सच है। लेकिन जो 80% सबकॉन्शियस माइंड है, जो पहले से कुछ अलग धारणाएं लेके बैठा है, बिलीफ सिस्टम लेके बैठा है, इल्यूजन लेके बैठा है, गलत एक्सपीरियंस लेके बैठा है, तो उसको ठीक करने के लिए आपको वही स्पिरिचुअल साधनाएं करनी पड़ेगी सिंबल्स की जो मैं कर रहा हूँ, तब आप प्रैक्टिकल में आ पाओगे पूरी तरह से। फिर आपको ऐसे सेमिनार में आना होगा या वर्कशॉप में आना होगा या रिट्रीट में आना होगा, आपको पास्ट लाइफ करवाना होगा। जो जो सफाई मैंने अपनी करी है वो सफाई आपको करनी पड़ेगी। जो महाअवतार बाबा जी ने किया वो मैं ट्राई करता हूँ, जो महावीर ने किया वो मैं ट्राई करता हूँ, जो गुरु नानक ने किया वो मैं ट्राई करता हूँ। प्रैक्टिकली मैं कर रहा हूँ जो वो लोग ने किया, क्योंकि उनकी भी फिलॉसफी मुझे समझ में आ गई। लेकिन प्रैक्टिकली अगर मैं नहीं करूँगा तो मैं तो वही रहूँगा जहाँ पहले था। तो नॉलेज आपको बाहर से मिलेगी, इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगी, लेकिन एक्शन लेने के लिए ट्रांसफॉर्मेशन जरूरी है। ये बात आपकी बात बहुत सही कही आपने। हाँ। क्योंकि इससे पहले हाँ हम लोग ओशो के मेडिटेशन Right. करते थे, लेकिन इन बातों का जो रेफरेंस था हाँ वो कहीं पे नहीं कहीं पे चक्रा के साथ तो रेफरेंस मिला बिल्कुल नहीं। तो ये चीजें जो है सिंबल्स वाली चीजें, ये बहुत सारी सीक्रेट थी, बहुत सीक्रेट थी। लेकिन अभी रेकी के बारे में थोड़ा सा मैं अभी भी 2 साल पहले रेकी का अच्छा कोर्स किया। राइट राइट राइट। लेकिन सिंबल का, और बाद में मेरे को ये समझ में आ गया कि हमारे बॉडी के अंदर बिंदु चक्र में ये सारे हाँ। सिंबल्स होते हैं। राइट 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 और ये इस तरह से एक्टिवेट होते हैं ऐप जैसे। Right, जैसे right. आपके लेक्चर से कुछ राइट राइट। तो हम ये कह रहे हैं कि शुरू में जैसे जिसको रेकी पता नहीं, प्राणी कुछ नहीं है। पता नहीं, हाँ। कुछ नहीं है, हम लोग घंटों लेक्चर में जाकर के बैठते कोई फायदा नहीं। और हम उनकी बातों में रैशनलाइजेशन में भेज जाते हैं। यस यस, मेंटालिटी कंफ्यूज हो जाती है। कंफ्यूज हो जाती है, बिकॉज ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। नॉलेज मिल गया, इंफॉर्मेशन मिल गई, ट्रांसफॉर्मेशन कुछ नहीं हुआ। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ जो मैंने पहले भी बहुत बार दी। जब भी हम तिरुपति जाते, अभी भी हम तिरुपति गए थे लास्ट ईयर, दर्शन के लिए फैक्ट्री को गए थे। वहाँ पे पंडित जो पुजारी है पैसे दो, पुलिस वाला पैसे दो। मतलब हम सोचते हैं ये बालाजी के यहाँ पे लोग इसलिए जाते हैं क्योंकि ये गॉड अबेंडेंस के हैं, मतलब मनी के गॉड हैं ये। वहाँ पे भी आप मांग रहे हो, मतलब ये मूर्ति यहाँ पे आप खड़े हो, यहाँ पे भी पैसे मांग रहे हो, तो फायदा क्या हुआ? और हम तो सिर्फ 10 सेकंड उसके दर्शन करते हैं और जाते हैं और हमारी लाइफ चेंज हो जाती है, बिकॉज हम उनकी एनर्जी ऑरा को एब्जॉर्ब करके हमारे ब्लॉकेजेस निकालते हैं और हमारे अंदर अबेंडेंस का एक फ्लो शुरू हो जाता है। और ये बाजू में खड़े रह के भी इनका ब्लॉकेज टूट नहीं रहा है, क्योंकि ये कुछ रिसीव नहीं कर रहे। इनको लगता है ये तो क्या मूर्ति है, ऐसा थोड़ी कुछ देने वाला है, मुझे तो लोगों से ही पैसे देने हैं। तो डिफरेंस है कि नहीं? कितना भी इंसान भगवान की मूर्तियों के साथ रहे, उसमें खुद में अगर परिवर्तन नहीं आया तो वो अभी भी गरीब ही है कि नहीं? तो आपको भी कैसा है ना कि ये जो भी चीजें प्रैक्टिकल चीजें हैं, जो भी होती है वो आपको करनी पड़ेगी। जैसे मैं ओशो में कितना गया हूँ, ब्रह्म कुमारी में कितना राजयोग किया हूँ, सुदर्शन क्रिया कितना किया हूँ, क्रिया योग कितना किया हूँ, उसके बाद मेरे अंदर धीरे धीरे चेंजेस आना शुरू हुए। लेकिन आपके YouTube के लेक्चर, मेरा इसका संबंध जब मेरे को फोटॉन का टेक्नोलॉजी हाँ। समझ में आया, लिंडा मैकनेगर का हाँ। वो इंटेंशन समझ में आया, Right. ये सारी चीजें क्वांटम साइंस की समझने के बाद आपकी बात हाँ। जिस तरह से आपने खोल के सारी चीजें खोल के रखी, हाँ। जैसे ये सुषुम्ना का हाँ अब हमने भी बहुत सारी चीजें समझने के बाद ही करने में बहुत, मतलब हमें कुछ
100% जैसे गौशाला मेडिटेशन में करता हूँ, हाँ। और गाय के साथ जो कॉन्शियसनेस रेज हो जाता हाँ। है, जो लास्ट में मरते वक्त आदमी को जैसे होता नहीं है उसका कॉन्शियसनेस, हाँ। अनाथ के ऊपर नहीं करता, वो गौशाला में रखते हैं। राइट जैसे सिंधु ताई सपकाल का जो उसको घर से निकाला गया, Right. तो उसका जब उसका बर्थ हो गया, हाँ राइट लड़की का, हाँ और गाय ने उसको सेव किया, उस लेडीज का कॉन्शियसनेस इतना हाई बहुत high। उसके बाद कि वो कहाँ से कहाँ गई। Right, ये right। मैंने मतलब ये चीजें हम रिलेट करने लगे। इसलिए आपको आप प्रैक्टिकली ये देख रहे हो, समझ रहे हो, तब आपको मजा आ रहा है ना। लेकिन 90% पब्लिक तो क्या है, घर पे बैठ के YouTube सुनती है, देखती है और वहीं बैठ जाती है, उसके बाद एक्शन ही नहीं लेती है। ना वो रिट्रीट में आती है, ना ऐसे कोई वर्कशॉप में आती है, ना कोई प्रैक्टिकल ऐसा कुछ करती है। फिर उनको लगता है नॉलेज तो सब है लेकिन कुछ हो नहीं रहा है, अभी भी मैं वही हूँ जहाँ पहले था, कैसे होगा। कुछ तो आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा ना, ऐसा है ना। इसलिए हम नए नए सिंबल सिखाते हैं, नई शक्तिपात करते हैं, रीएक्टिवेट करते हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं, ताकि फिर से आपकी सफाई हो, क्लींजिंग हो और फिर आप एक लेवल आगे जाओ। ऐसा नहीं, एकदम खोल के कोई मतलब कोई नहीं बोलता, पता है। नहीं बोलते। Yes, yes। आपके एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने एक अर्न होटल में एक मनी के ऊपर एक किया था। हाँ उसमें आपने जो मनी को हैंडल करने की टेक्निक हाँ, उसके हाँ। ऊपर एक सेमिनार, मतलब उसने वो ट्रेनर ने एक पूरा प्रोग्राम लिया, पता है मुझे। और उसकी हर एक चीज हाँ। जो भी थी उस मेरे को सोच पकड़ के था। हाँ। कहने का मतलब है मुझे कितने लोग बोल रहे हैं कि सर आपके लोग पीपीटी यूज कर रहे हैं, आपका लोग लेक्चर यूज करके खुद की मतलब चला रहे हैं। चलाने दो, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो इसको स्प्रेड करना है। बोलते हैं भाई लोग क्लिक करते मुझे हैं। ये सवाल पूछना है हाँ कि जैसे आपने एंथनी रॉबिन्स हाँ। का कोर्स किया है, हाँ या फॉरेन में कुछ कोर्सेज किए हैं, हाँ अब जो रॉबिन शर्मा वगैरह हाँ। के कोर्सेज है, हाँ। वो लोग क्या यही सारी टेक्निक्स जो अभी वहाँ पे जो रिसर्च हो रहा है, जैसे जो डिस्पेंजा है, हाँ। या जो डिस्पेंजा के कोर्सेज है, हाँ ये सारा करने के बाद वहाँ का रैशनलाइजेशन ये नॉर्मल ट्रेडर्स जो है हाँ। मार्केट में ला रहे हैं, या नहीं वो नहीं ला रहे, या नहीं वो नहीं। सारी चीजें वो कैसा है, जो चीजें मुक्ति की तरफ ले जाती है, इंडिपेंडेंट करती है ना, वो टेक्निक मार्केट में कभी नहीं आएगी। वही टेक्निक आएगी जहां पे आप बंधे रहोगे, समझ में क्या। तो वो टेक्निक कभी नहीं सिखाएंगे, कोई नहीं सिखाएगा, क्योंकि उनको पता है। अभी आज मैंने आपको सूक्ष्म नाड़ी का शब्द बता दिया, कल आप मेरे लेक्चर में फ्यूचर में नहीं आए, आप कहीं पे भी नहीं गए ना, तो भी आपका काम बन गया। सही बात। समझ में नहीं। तो हमारे तो 850-900 लेक्चर से जो हमने ऐसे फ्रीली अपलोड कर दिया, और वो भी पोटेंशियल टॉक। तो मुझे कितने लोग बोले सब आपने ऐसे ही दे दिया तो आपको पैसा कौन देगा। मैंने कहा मुझे पैसा चाहिए भी नहीं, मुझे तो जहां से चाहिए वो ऊपर वाला देगा। इंसान कौन होता है मुझे पैसा देने वाला? इंसान से तो हम एनर्जी एक्सेस 1000, 2000, 5000, 10,000 ले भी लेंगे, लेकिन जो आपको एक फ्लो चाहिए, लाखों का फ्लो चाहिए रिसर्च करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए, वो एक इंसान क्या दे सकता है मुझे बताओ। तो फिर मैं क्यों दबाऊं, छुपाऊं, डर के रहूं, इनसिक्योर रहूं कि यार ये लोग मेरा ले लेंगे, मेरी दुकान बंद हो जाएगी, मुझसे आगे चले जाएंगे। जाने दो, क्या फर्क पड़ता है। मगर बगैर सैलरी का अगर कोई मेरा काम करता है तो मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात है। नहीं, ये तो आपने बताया। फिर मैं तो हमेशा टॉक में बताता हूँ कि ये लोग जो हमारा साइकोना मिशन भी छोड़ते हैं, वो लोग अभी अपनी अपनी दुकान खोल के बैठे। तो मैं सोचता हूँ चलो पहले पगार देना पड़ रहा था, अब तो पगार भी नहीं देना पड़ रहा, तो बेचारे मेरे वैसे ही काम कर रहे हैं। डेटा हमारा यूज कर रहे हैं, कॉन्टेक्ट हमारे यूज कर रहे हैं, टैग भी हमारे लोगों को कर रहे हैं। मैंने कहा करो करो, जितना तक जा सकते हो जाओ, जहाँ अटक जाओगे तो वापस आना ही पड़ेगा। ऐसा है। नहीं, वो तो यूज करने वालों की बात है, लेकिन हमारे जैसे जो साधक है, हाँ। उनके लिए बहुत हेल्पफुल है। सब लोग साधक के फॉर्म में फर्स्ट स्टेज लेते, उसके बाद लोग प्रोफेशनल बनते, उसके बाद एक ईगो आता है कि अब मैं सिखा सकता हूँ। भटकाव बहुत होता है। ये सिंपल आप शिव सर्वोदय नाड़ी का अगर हाँ अभी मेरे को कितने लोग बोले मैं मतलब लोगों हाँ। के पास गया सीखने के लिए, सिखा रहे सब कुछ, हाँ लेकिन उसका जो सीधा कनेक्शन सोल है, Right. मतलब कि सोल बढ़ाते जाओ। राइट राइट राइट। उसी में आता है। यस यस यस। चलो ओके, मजा आ गया, थैंक यू। चलो ब्रेक लेते छोटा सा, थैंक यू। हाँ यस यस बोलिए। हाँ नहीं मैं उधर आऊँ।